सर सर हम क्लास 10th की कम्युनिकेटिव वालों का कोई नहीं होता, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। आ गया ना तुम्हारा बड़ा भाई, टेंशन किस बात की है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की इंग्लिश की कम्युनिकेटिव का वन शॉट लेक्चर। क्या है तुम्हारे पूरे सिलेबस में इंग्लिश के वो बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जल्दी से खुशी के हमारे इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट से भर देना, ताकि लगना चाहिए कि भाई एक बड़े भाई ने अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ किया है, तो वो खुशी के हमारे फूले नहीं समारे। अपनी खुशी जरूर दिखाना। और मैं तुम्हें आज क्या दिखाने वाला हूं भाई, तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर फिक्शन है, उसमें ड्रामा है, उसमें पोइट्री है। आज के वन शॉट के अंदर हम लोग फिक्शन कवर करेंगे। 6 चैप्टर हैं, बड़े मजेदार चैप्टर हैं, उनको बहुत इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले देखेंगे मोटा मोटा, उसके बाद देखेंगे छोटा छोटा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। दो जेंटलमैन है, यानी दो बहुत ही सभ्य है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, दो आदमी हैं। कहां के? वेरोना के। वेरोना कहां है? इटली का एक शहर था, पुराना शहर, जिसका नाम वेरोना था। कहानी किसने लिखी है? ए.जे. क्रोनिन ने लिखी है। एक बार कमेंट में सब लोग स्पैम कर देना ताकि तुम्हें याद रह जाए राइटर का नेम, ए.जे. क्रोनिन। और क्या कहानी है, क्या शानदार स्टोरी है यार, इसे तुम्हें रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दो जेंटलमैन सोच के लग रहा है कि दो आदमी होंगे, आदमी नहीं है, ये बच्चे हैं। कौन है ये दो जेंटलमैन जिनको राइटर ने कहा कि ये है असली जेंटलमैन? कौन है? दो बच्चे, एक का नाम है निकोला और एक का नाम है याकोपो। ये जे को या पढ़ा जाता है वैसे, याकोपो, ठीक है। तो निकोला याकोपो दोनों भाई हैं। क्या है? ये दोनों भाई हैं। निकोला 13 साल का है, ही इज 13 years old एंड याकोपो 12 years old। अब ये जेंटलमैन क्यों है, सवाल ये पैदा होता है, वो अभी हमें कहानी पढ़ के पता चलेगा। मेनली इसमें क्या क्या तुम्हें याद रखना है इस चैप्टर से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पॉइंट्स और लाइंस मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी अलग से लिख दिए। आ जाओ। हैव शेबी अपीयरेंस, बहुत ज्यादा भद्दे दिखते हैं बेचारों के, ना कपड़े अच्छे हैं, ना नहाए धुलाए हैं, बिल्कुल बेकार से कपड़ों में है ये, ठीक है। इनका हश्र बहुत खराब है इन दोनों भाइयों का। वर्क डे एंड नाइट, रात दिन काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सेलिंग स्ट्रॉबेरीज, वेंडर क्या करते हैं? स्ट्रॉबेरी बेचते हैं, फल बेचते हैं। और क्या करते हैं? हॉकिंग, न्यूज़पेपर बेचते हैं। पॉलिशिंग, शूज पॉलिश करते हैं। गाइड, टूरिस्ट के गाइड भी बन जाते हैं, उन्हें घुमा भी देते हैं और इस तरह से भी पैसे कमा लेते हैं। तो इनका कोई एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि छोटे मोटे सारे ही काम ही कर लेते हैं किसी तरह पैसे कमाने के लिए। अब इसमें होता क्या है? दे अर्न मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर, जिसको क्या है? स्पाइन का टीबी। अब ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ये तरह तरह के काम करके छोटे मोटे, ये इसलिए करें बिकॉज दे वांट टू अर्न फॉर देयर सिस्टर के लिए। कैसे? क्योंकि सिस्टर को ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। वो किस चीज का? उसके जो स्पाइन होते हैं ना, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, उसका टीबी है, उसको ट्यूबरकुलोसिस है और वो बहुत बीमार है। उसके लिए एक नर्स अरेंज करनी थी। नर्स का खर्चा होता है, डॉक्टर का खर्चा होता है, तो वो उसका ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, उसका इलाज होता है। इस वजह से ये इतने सारे काम करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए कहानी बड़ी प्यारी है। मुझे गाना याद आ रहा है, एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है कि देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की ही कहानी है। एक दो भाई जो अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो कि जेंटलमैन है रियल सेंस में। दैट्स व्हाई द राइटर कॉल्स देम द रियल जेंटलमैन, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना जगह का नाम है। मजा आ रहा है सुन के कि कहानी वाकई में कुछ दिलचस्प होगी। आइए अब मैं इसकी पूरी समरी आपको सुनाता हूं। क्या है? The Two Gentlemen of Verona is an inspiring story about two brothers aged 12 and 13। ये तो हमें पता ही चल गया है कि दो भाइयों की कहानी है, जिसमें एक की उम्र 12 साल है और दूसरा 13 years old है। The younger brother Jacopo has a lively and playful nature, while the older brother Nicola is serious and mature। दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से आदतों में। एक सीरियस है और एक थोड़ा सा खुशनुमा है, खुश मिजाज है, बहुत इंजॉय करता है। The author encountered them in the town of Verona। ऑथर को कहाँ मिलते हैं? वेरोना, जो कि एक कस्बा है, वहां नजर आते हैं। ए.जे. क्रोनिन यूज्ड द टाइटल द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आयरॉनिकली। और जो ए.जे. क्रोनिन है, ये टाइटल ही इसलिए रखा है, ये आयरॉनिकल है। क्यों है आयरॉनिकल? एज the brothers at such a young age had already endured significant hardship। ये लाइन सब लिख दो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये लाइन। क्या? कि जो ब्रदर्स थे, they have already endured significant hardship। हार्डशिप बोलते हैं कठिनाइयों को, प्रॉब्लम्स को। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे। तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने हार्डशिप, परेशानियां देख ली हैं इतनी कम उम्र में। दैट्स व्हाई दे आर
ट्रूली कॉल्ड द जेंटलमैन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर मदर पास्ड अवे। अब इनकी कहानी जो तुम्हें याद रखनी एग्जाम में बहुत काम आएगा कि देयर मदर पास्ड अवे व्हेन दे वर यंग। इनकी मां बचपन में ही गुजर गई थी जब ये छोटे थे। एंड देयर फादर अ रिनाउंड सिंगर ट्रेजिकली बिकेम अ कैजुअलिटी ऑफ द अर्ली वॉर के टाइम में इनके फादर जो कि विडोअर थे, जो पाल रहे थे अपने बच्चों को, वो भी मर गए थे वॉर के टाइम पे। देयर विलेज वाज डेवास्टेटेड बाय द जर्मन ऑक्यूपेशन। अब जर्मन, ये उसी वक्त की बात है जब नाजीज और जर्मन्स थे, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर लिया था। तो वो इटली तक भी पहुंच गए थे, जिसमें इनके पिता को भी इन्होंने खो दिया था, मां को तो खो ही चुके थे। तो उस टाइम पे जब जर्मन ऑक्यूपेशन था एंड दे लॉस्ट देयर होम व्हेन इट वाज डिस्ट्रॉयड, तो इनके गांव की, इनके कस्बे की हालत बहुत खराब हो गई थी। इनका जो घर था वो भी इनसे छीन गया था, वो भी खत्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। इनके फादर भी एक्सपायर हो गए थे। द ब्रदर्स एक्सपीरियंस्ड स्टार्वेशन एंड हार्श विंटर्स। अब पिता की भी मृत्यु हो गई, पिता भी मारे गए थे। अब जो ब्रदर्स थे, ये लोग जो थे, अब ये क्या फील कर रहे थे, क्या फेस कर रहे थे? इनको फेस करना पड़ रहा था स्टार्वेशन, भूखमरी में, ठंड में। वहां पे क्या कर रहे थे? भूख से मर रहे थे। दे हैड एक्सपीरियंस स्टार्वेशन एंड हार्श विंटर्स एंड देयर फैमिली struggle to survive in a makeshift shelter built from broken walls and bricks। ये इनका बैकग्राउंड है कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। क्या क्या हुआ था कि they have lost their homes। मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ मेरे बच्चा, कि they have lost their homes, their father, and they were facing huge difficulty in their life। और वहां पे वो क्या क्या हार्डशिप फेस कर रहे थे? वो क्या क्या फेस कर रहे थे? हार्श विंटर। they were forced, या they were left to face the harsh winters and starvation। they had nothing to survive। उनके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं था। and they were living in a makeshift shelter। makeshift का मतलब होता है जुगाड़, टेम्पररी। तो उन्होंने एक makeshift shelter में अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए थे। that was built from broken walls and bricks। जो कि बना था किससे? टूटी हुई वॉल से, इमारतों से, जो दीवारों से, और टूटी हुई जो ईंटें थी। मतलब ऐसे टेम्पररी एक शेल्टर बना हुआ था जहां वो रहने पे मजबूर थे। दे हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स, दे हैड लॉस्ट देयर होम्स, दे डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। दे डिडंट हैव एनी शेल्टर एंड दे वर लिविंग इन ए मेकशिफ्ट शेल्टर built from broken walls and bricks। क्या ये इनका बैकग्राउंड तुम्हें समझ में आ गया? अगर कोई पूछे कि who were the two gentlemen या who are Nicola and Jacopo, तो बता नहीं सकते? निकोला जाकोपो के बारे में बता नहीं सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। उनके साथ क्या हुआ था, सारी बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई है सर। तो दोस्तों, इनके साथ हुआ क्या था? देयर फादर हैड बीन किल्ड। वॉर में इनके फादर को मार दिया गया था। दे हैड लॉस्ट देयर होम। ये अपना घर खो चुके थे। They were on the brink of starvation। स्टार्वेशन के कगार पे थे, खाने को कुछ नहीं था। They had lost their shelter। इनके सर से छत चली गई थी। इनकी जो इकलौती बहन थी उसको क्या हो गया था? उसको स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। They had lost their childhood। ये अपना बचपना खो चुके थे just because of the war। वॉर की वजह से ये सब कुछ खो चुके थे। That's why ये दोनों लोग क्या करते थे? They hate Germans। इनको जर्मन से नफरत थी, क्योंकि जर्मन ही वो लोग थे जिन्होंने इनकी कंट्री पर इन्वेड किया था, इन्वेजन किया था, अटैक किया था, और ये सारी चीजें इनके साथ हुई थी। तो ये जर्मन से हेट करते थे। तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू द टू बॉयज हेट जर्मन्स, तो आप बता सकते हो कि ये सारा कुछ अपना खो चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ जर्मन ऑक्यूपेशन। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इनकी जो बहन थी उसका नाम क्या? लूसिया। एक बार कॉमेंट में स्पैम करना तो, ताकि तुम्हें याद रह जाए। हु इज लूसिया? लूसिया इज द सिस्टर ऑफ द टू बॉयज। याद रखोगे? हाँ जी, ठीक है। निकोला जाकोपो की दोनों की क्या थी? बहन थी। याकोपो और निकोला की लूसिया। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी देखते हैं। आफ्टर द वॉर के बाद क्या हुआ? दे रिटर्न टू देयर सिस्टर। ये अपनी बहन के पास पहुंचे, ओनली टू डिस्कवर दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस। जबकि इनको जाके पता चला कि स्टार्वेशन और विंटर की वजह से, बहुत ठंड की वजह से, क्योंकि शेल्टर नहीं था, उसको क्या हो गया? स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हो गया, विच वाज अनदर ब्लो फॉर द ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड सिबलिंग्स। जो कि एक और चोट थी इन सभी बहन भाइयों पे। एज द ओनली फैमिली शी हैड, द बॉयज टुक इट upon themselves to work and gather the money needed for her treatment। मेरा बच्चा, इंपॉर्टेंट लाइन एक साथ लिखो, मेरे साथ बोलो, दोहराओ। क्या? The boys took it upon themselves। बच्चों ने, लड़कों ने अपने ऊपर ले लिया। क्या अपने ऊपर ले लिया? To work and earn money for their sister's treatment। क्या उन्होंने अपने ऊपर क्या ले लिया? वो जिम्मेदारी ले ली, the responsibility। तो क्या किया इन्होंने? They took the responsibility
टू ट्रीट या टू अर्न मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर। क्या ये लाइन सब याद रखेंगे? क्या ये लाइन सब याद रख पाएंगे? हाँ जी, याद रख पाएंगे। डिस्पाइट द मैनी चैलेंजेस दे फेस्ड इन देयर अर्ली लाइव्स द ब्रदर्स नेवर गिव अप। एक और इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम के, क्या? डिस्पाइट सो मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद भी द बॉयज नेवर गेव अप, उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। Their optimism and determination to help their sister recover motivated the medical staff to provide better care या फिर to provide her with better care। उनका जो ऑप्टिमिज्म था लड़कों का कि वो बहुत पॉजिटिव थे, उनके पास होप थी, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी, इसकी वजह से जो मेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर थे, नर्स थे, वो भी बहुत अच्छे से इलाज कर रहे थे उनकी बहन का, जिसकी वजह से वो रिकवर होना शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। दो जॉब्स वर स्कार्स इन देयर टाउन, स्कार्स मतलब कमी थी कि बहुत ज्यादा जॉब्स वहां थी नहीं कस्बे के अंदर। द ब्रदर्स मैनेज टू डू एवरीथिंग, लड़कों ने हर तरह का काम किया जस्ट टू सपोर्ट देयर सिस्टर, अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए। दे वर्कड एज शू शाइनर्स। एग्जाम का क्वेश्चन है मेरा बच्चा, ये लाइन नहीं है, ये गोल्ड है, ये याद रखना है आपको। इस चैप्टर का जस्ट निकाल के पिला रहा हूं मैं तुम्हें। क्या उन लड़कों ने कैसा काम किया? शू शाइनर, शू पॉलिश का काम किया। फ्रूट वेंडर्स, स्ट्रॉबेरीज बेचते थे, फल बेचने लग जाते थे। न्यूज़पेपर हॉकर्स थे, न्यूज़पेपर बेचते थे। एंड इवन एज टूरिस्ट गाइड भी बन जाते थे। डिस्पाइट लिविंग इन पॉवर्टी with their clothing and food reflecting their hardship, they never sought sympathy from others। एक और इंपॉर्टेंट लाइन, they never sought या they never seek sympathy from others, उन्होंने किसी से सिंपैथी नहीं ली। लिखो मेरा बच्चा, एक बार लिखो, याद रह जाएगा। सीख का मतलब होता है मांगना, डिमांड करना किसी से, या ढूंढना कि कोई हमदर्दी कर दे, सिंपैथी मिल जाए किसी तरह। आज के टाइम में लोग ना ऐसे बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम है यार, 10,000 रुपए चाहिए थे, 20,000 रुपए चाहिए थे। क्या प्रॉब्लम है? नया फोन खरीदना है। क्या प्रॉब्लम है? नया जूता खरीदना है। क्या प्रॉब्लम है? नया लैपटॉप खरीदना है। और ये बच्चे जिनको अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे यार, किसी से सिंपैथी नहीं ली। दे नेवर सॉट एनी सिंपैथी, दे नेवर सॉट सिंपैथी, किसी से सिंपैथी, हमदर्दी नहीं चाहिए थी। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि भाई अपनी बहन का इलाज खुद कराएंगे, खुद मेहनत कर लेंगे हर तरह की, लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये इन लोगों की डिटर्मिनेशन था, इन लोगों का डिटर्मिनेशन था। मेरे बच्चा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एक बार ये लिखना लाइन कि क्या क्या काम करते थे। शू शाइनर्स का था, फ्रूट वेंडर बन जाते थे, न्यूज़पेपर हॉकर्स बन जाते थे, गाइड भी बन जाते थे। ये तुम्हें याद रखनी इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक और, दे नेवर सॉट सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, किसी से भी सिंपैथी नहीं ली। इनफैक्ट दे वर्क टायरलेसली, इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना थके हुए खूब मेहनत करी। क्या करा? खूब मेहनत करी, बिना थके मेहनत करते रहे और सारी हार्डशिप को इन्होंने फेस किया। फिर क्या होता है? These two young boys embodied the qualities of true gentlemen। वाकई में सही मायनों में इनके अंदर क्वालिटीज थी जो कि जेंटलमैन कहलाने लायक हैं। ठीक है। Their selflessness and positivity deeply inspired the narrator। नरेटर को इनके सेल्फलेसनेस के, ये खुद के लिए नहीं कर रहे थे, they were doing everything for their sister, उससे नरेटर बहुत इंस्पायर हुआ है। He believed that such humble youth instills hope for a brighter future in society। In a world ravaged by war and hatred, there is still hope for humanity। इस दुनिया में जब वॉर है, इतनी नफरतें हैं, उस दौर में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी लड़के हैं जो बहुत होप रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये सारी चीजें नरेटर ने महसूस की। मेरा बच्चा ये जितना भी आंसर था, ज्यादा लाइन नहीं थी, 12-13 लाइन होगी, पूरा चैप्टर इसमें समा गया था। ये सब कुछ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, उनमें तुम्हें इनके सवालों के जवाब आराम से मिलेंगे। बहुत ईजी लाइन है। इसमें भी जो मैंने कहा ना कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उससे घोल के तुम्हें पी जाना है। अब मैं क्या कराऊंगा आगे, अब सुनो। ये तो हमने देखा मोटा मोटा, अब देखते हैं छोटा छोटा। छोटा छोटा क्या सर ये कि जो आपका पूरा चैप्टर है, नरेटर की कहां क्या मुलाकात हुई, कैसे इन लड़कों से मिलता है, कैसे उन्हें ये सारी बातें पता चलती हैं, अब मैं तुम्हें वो बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान बहुत है। इतना समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब चैप्टर को सीक्वेंस वाइज समझ लेते हैं। सीक्वेंस वाइज समझा दो सर, सीक्वेंस वाइज समझा दो सर। बहुत आसान है मेरा बच्चा, बहुत आसान है। चैप्टर की शुरुआत होती है यहां से, चैप्टर की शुरुआत होती है यहां से कि ड्राइवर के साथ ऑथर जा रहा होता है, नरेटर जा रहा होता है, उसे वहां पे ये लड़के दिखाई देते हैं स्ट्रॉबेरीज बेचते हुए। शुरुआत यहां से होती है। दे वर सेलिंग स्ट्रॉबेरीज। वो लड़कों से पूछता है भाई कितने का दिया है, क्या दिया है।
इस पे जो राइटर का जो ड्राइवर होता है वो कहता है इनसे मत लो, वो डिसअप्रूव करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ देयर शेबी अपीयरेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ड्राइवर क्यों मना करता है इनसे मत खरीदो, वो इसलिए करता है कि नहीं वेरोना में और जगह भी अच्छे मिल जाएंगे, यहां मत लो तुम, यहां इनसे मत लो। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ देयर शेबी अपीयरेंस, कि उनका जो हाल था बच्चों का वो खराब था, उनका लुक्स खराब था, कपड़े भद्दे पहने थे, दिख नहीं सही रहे थे, तो वो इसलिए मना करता है नहीं इनके पास अच्छी क्वालिटी है, इनसे मत लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट वन टाइम फिर राइटर देखता है कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, कहीं पे शू पॉलिश का काम करते हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं, राइटर को पता चलता है। फिर एक बार क्या होता है, एक आधी रात को राइटर जा रहा होता है। एट वन टाइम दे वर वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पेडुआ टू सेल न्यूज़पेपर। राइटर जा रहा होता है, देखता है कि आधी रात को ये दोनों बच्चे वहां पे बैठे हुए होते हैं। रात में कोई नहीं होता, आधी रात में बैठे हुए, जिसमें बड़े भाई के सर पे ऐसे सर रख के ना, ऐसे शोल्डर पे ऐसे सर रख के सो रहा होता है छोटा भाई प्यार से, और उनके हाथ में ना न्यूज़पेपर का बंडल होता है। वो पूछता है तुम इतनी रात को कर क्या रहे हो यहाँ पे? तो जवाब आता है कि सर हम ना आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं जो पडुआ से आनी है, हमारे पास ये न्यूज़पेपर बचे, हमें ये बेचने हैं, तब फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। देख रहे हो कितने मेहनती बच्चे। फिर क्या होता है, फिर वो राइटर कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, इफ यू नीड समथिंग फ्रॉम मी। तो वो कहता है उसमें छोटा भाई बोलता है, छोटा भाई बोल पड़ता है, कहता है सर एक काम कर सकते हैं हम ना हर संडे को ना अपने टाउन जाते हैं जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, उसके लिए वैसे तो हम बाइसिकल हायर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास गाड़ी और आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, आप हमें वहां तक छोड़ देंगे अगर। जिस पे बड़ा भाई उसको घूरता है, वो उसको ऐसे थोड़ा घूरता है, उस पर गुस्सा करता है कि तूने मदद मांगी कैसे? तुझे नहीं मदद मांगनी थी, तुझे अपना प्लान रिवील नहीं करना था, हमें नहीं बताना था कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो राइटर को ये सब नहीं पता होता कि इन बच्चों के साथ हुआ क्या था, बैकग्राउंड क्या था, उसे कुछ नहीं पता था। वो तो बस ऐसे ही जानता था कि दो बच्चे तरह तरह के काम करते, कभी शू पॉलिश कर रहे हैं, कभी फल बेच रहे हैं, और अभी न्यूज़पेपर बेच रहे हैं आधी रात को। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये जगह कौन सी थी? पोलेटा, जो इनका टाउन था। अब क्या होता है, अब राइटर उनके साथ जो जोकोपो है वो रास्ता बताता है कि यहां से यहां जाना है, और फाइनली गाड़ी से इनको छोड़ देता है। वहां पे जैसे ही गाड़ी रोकता दोनों बच्चे गाड़ी से उतर के भाग जाते हैं, वॉल के पीछे से गायब। वो देखता रह जाता कहां चले गए। अब असली कहानी यहां पता चलती है नरेटर को। यहां पता कैसे चलती है? आफ्टर रीचिंग देयर होम द राइटर गॉट टू नो अबाउट द टू ब्रदर्स फ्रॉम द नर्स। नर्स से पता चलती है पूरा बैकग्राउंड जो हमने अभी पढ़ा था, कि कैसे कैसे इनके फादर को किल कर दिया गया था वॉर में, इनका घर खो गया था मतलब इनका बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, कैसे इनके पास शेल्टर नहीं था, इनकी बहन को क्या हुआ था, लूसिया के बारे में पता चलता है कि उसको स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, यहां पता चलता है। अब राइटर से ये लोग बोलते हैं दोनों बच्चे कि सर देयर इज अ ग्रेट कैफे, देयर इज अ नाइस कैफे देयर, यू कैन गो एंड सिट। वहां पे आप जा सकते हो, कैफे में बैठ के चाय पानी पी सकते हो, आप वहां जाओ। अपने घर नहीं बुलाते। लेकिन राइटर भी कहता ठीक है मैं नहीं अंदर आ रहा। लेकिन वो जो नर्स होती है ना, वो बोलती कि आप आइए, और जो लूसिया वो आपसे मिलकर खुश होगी। वो कहते लूसिया कौन है? वहां से कहानी पता चलती है कि लूसिया इनकी बहन है, और ऐसे ऐसे ये दोनों लड़के पैसे कमा रहे हैं, और ये यहाँ पे जो इलाज हो पा रहा है इनके कमाए पैसों से हो पा रहा है। वहां राइटर को पता चलता है कि यार ये लड़के नहीं यार, सलूट है यार, दे आर द ट्रू जेंटलमैन, ये वाकई में जेंटलमैन है। और यहां से पूरी कहानी का पता चलता है। तो दोस्तों ये प्यारी सी स्टोरी, इसमें कुछ भी रटने जैसा है ही नहीं। एक दो बार बस ये पूरी मैंने सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पॉइंट्स बता दिए, और ये मैंने इनका तुम्हें एक तरह से कैरेक्टर स्केच बता दिया कि दोनों भाई कैसे थे और क्या काम करते थे, ये मैंने यहाँ पे तुम्हें बता ही दिया। ये भी देख के चले जाओगे, आंखों में बसेड़ लोगे ना, तो तुम्हें याद हो जाएगा तुम्हारे भाई ने सब कुछ कराई दिया है। अभी थोड़ी तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा, अभी तो मैंने तुम्हें इसकी पूरी स्टोरी बताई, अब मैं इसके करा देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आओ चलो देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट लुई द ड्राइवर अप्रूव ऑफ द टू बॉयज? वो ड्राइवर ने अप्रूव क्यों नहीं किया था, मना क्यों कर दिया था, इनसे फल मत खरीदो, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर शेबी अपीयरेंस एंड देयर वॉर्न आउट क्लोथ्स, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे अपीयरेंस अच्छा नहीं था इस वजह से, जो मैंने पहले भी बोला था, बार बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द नरेटर एंड हिज कंपेनियन इंप्रेस्ड बाय द टू बॉयज? वो इंप्रेस नरेटर क्यों था? बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क। वो कितना हाईली कमिटेड थे, कितनी मेहनत कर रहे थे, एंड बहुत मेच्योरिटी दिखा रहे थे, हार्ड वर्किंग थे, मल्टीपल जॉब्स कर रहे थे, हर तरह का काम कर रहे थे, एंड एट सच अ यंग एज, at such a young age they were performing every sort of work just to earn some money. So वो उससे क्या होता है, उनके हार्ड वर्क, उनके डिटर्मिनेशन की वजह से the narrator and his companion were very impressed. Okay, why was the author surprised to see Nicola and Jacopo working as shoeshine boys? shoeshine करने वाले बॉयज जब देखा कि यार ये तो जूते भी पॉलिश कर रहे हैं, तो वो हैरान क्यों था? Because earlier the other day they were selling strawberries. वो क्या कर रहे थे? स्ट्रॉबेरी सेल कर रहे थे. That's why the author got very surprised to see them as shoe shining boys. Okay, next question है,
हाउ वर द बॉयज यूजफुल टू द ऑथर, ऑथर के लिए यूजफुल क्यों थे? ये एक छोटी सी बात है जो एक्स्ट्रा हमें पढ़नी है। वो क्या? क्योंकि ऑथर के लिए, नरेटर के लिए उन दोनों लड़कों ने किस चीज का काम किया था? गाइड का भी काम किया था। और क्या हेल्प करी थी? गेटिंग अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स, अमेरिकन सिगरेट दिलवा दी थी, और ओपेरा का टिकट्स दिलवा दिया था, और उनको गुड रेस्टोरेंट के बारे में भी बता दिया था। तो इस तरह एज अ गाइड बहुत हेल्प करी थी। तो ये 2-3 चीजें करी थी, दैट्स व्हाई ऑथर की हेल्प हो गई थी। Why were the boys in the deserted square at night? Deserted square night को वहां पे क्या कर रहे थे? They were waiting for the last bus. याद आ गया? बिल्कुल, पर वही वाली लाइन लिख देनी, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The narrator asked the boys, must you work so hard? You both look rather die. तुम यार बहुत मेहनत करते हो, तुम बड़े थके हुए लग रहे हो। तो उस पर जवाब क्या देते हो कि सर हम नहीं थकते, हम मल्टीपल काम करते हैं। He asked them if they must do a sort as they both looked tired. At this, Nicola replied that they were not complaining about it. It means that both the boys had a lot of courage and a lot of patience of working hard. It shows their willingness and readiness to work. इससे समझ में आता है कि वो कितने willingness थी, उनके अंदर determination था, and they were ready to face all the hardships. They just need to earn money for their sisters' treatment. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। When the narrator asked the boys about their plans, they are evasive. Why don't they disclose their problems? नरेटर ने पूछा था तुम्हारा प्लान क्या है, तो उन्होंने बताया नहीं, खुल के नहीं बता रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी। दे डोंट वांट टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ सिंपैथी, दे डोंट सीक सिंपैथी। ये लाइन तो हमने बहुत रट रखी है यार अब तो, कि वो सिंपैथी नहीं मांगना चाहते थे। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फलेस थे, वो अर्न करना चाहते थे मनी टू हेल्प देयर सिस्टर्स। वो अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अर्न करते थे, और किसी से भी हेल्प नहीं मांगना चाहते थे। मेनली तो यही था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, डिस्कस विद रेफरेंस टू द टू बॉयज। कि अपीयरेंस क्या होता है? डिसेप्टिव होता है। डिसेप्टिव का मतलब कि छल लेते हैं, इससे अंदाजा नहीं लगाया जाता सही। तो आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, द बॉयज हैविंग शेबी अपीयरेंस, उनका शेबी अपीयरेंस था, येट दे आर जेंटलमैन, दे आर ट्रू जेंटलमैन। लेकिन वो ट्रू जेंटलमैन अब तो तुम कर दोगे यार, अब तो तुम मेरे चैंपियन से कर दोगे। ठीक है, इस तरह से और भी इसके छोटे मोटे क्वेश्चन है, अब तुम कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, कहीं भी फंसोगी नहीं। फाइल में तुम्हें दे दूंगा, इसका सजेस्टेड आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, एक बार नजर मार लेना, हो जाएगा काम। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बड़ा मजेदार सा चैप्टर है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है हमारा मिसेस पैकलेटाइड्स टाइगर्स। मैं इसको पैकलेटाइड पढ़ता हूं वैसे, लेकिन नाम इसका पैकलेटाइड्स टाइगर्स है। क्या है इस चैप्टर के अंदर भाई? मेनली 2 कैरेक्टर है इसमें, एक तो है मिसेस पैकलेटाइड, एक बार स्पैम कर दो ताकि याद रह जाए, और दूसरी उनकी कंपेनियन, उनकी असिस्टेंट बोल लो, मेबिन है उनकी। ठीक है, ये 2 कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर। पैकलेटाइड के साथ प्रॉब्लम क्या है? शी इज जेलस ऑफ लूना बिम्बर्टन। लूना बिम्बर्टन नाम की औरत से उन्हें बड़ी जलन है। क्यों भाई? ये सेल्फिश लेडी है, बहुत सेल्फिश लेडी है मिसेस पैकलेटाइड। वांट फेम, उसको फेम चाहिए, मशहूरियत चाहिए। ठीक है, जैसी लूना बिम्बर्टन को मशहूरियत मिली थी, क्या मशहूरियत मिली थी अभी पता चल जाएगा। विशेस टू किल अ टाइगर, और वो क्या चाहती है कि एक टाइगर को मारूंगी और फिर दुनिया में नाम होगा कि यार मैंने टाइगर को मारा है। टू आउट क्लास लूना, किसको आउट क्लास करना है? लूना को, ताकि लूना की जो वाहवाही है, जो चकाचौंध है, वो फीकी पड़ जाए मेरे आगे। तो उसके अंदर क्या है? वेनिटी है, सेल्फिशनेस है, एम्बिशन है बहुत ज्यादा उसके अंदर, ये सब चीज इसके अंदर है। मेविन कैसी है? पेड कंपेनियन ऑफ मिसेस पैकलेटाइड। पेड कंपेनियन है, तनख्वाह पे रखा हुआ असिस्टेंट है। मटेरियलिस्टिक है भाई, चीजों से बड़ा प्यार है, पैसों से बहुत प्यार है इसको। ब्लैकमेल करती है मिसेस पैकलेटाइड को इनटू बाइंग हर अ कॉटेज, एक घर दिलाने के लिए ब्लैकमेल करती है। क्यों करती है ब्लैकमेल? ऐसा क्या होता है? सोच के देखो ना, कि उसकी असिस्टेंट उसको ब्लैकमेल करती, कहती है मुझे घर दिला वरना सबको बता दूंगी, ऐसा कुछ होता है। क्या होता है आइए जानते हैं इसकी कहानी। बहुत आसान है, मेरी जुबानी, तुम्हारे बड़े भाई डियर सर की जुबानी। आ जाओ भाई। Mrs. Packletide's tiger summary. Mrs. Packletide was driven by jealousy of Luna Bimberton's accomplishment and in an effort to outdo her. वो क्या करती है? She is jealous of Luna Bimberton. Simple, इतना तो हमने देख लिया। And she decided to shoot a tiger. वो क्या फैसला करती है कि मैं एक टाइगर को क्या करूंगी? मारूंगी, और जिससे मेरी वाहवाही हो जाएगी। लूना बिम्बर्टन क्यों फेमस हुई थी? क्योंकि उसने क्या किया था, एक पायलट के साथ, अल्जीरियन पायलट के साथ उसने अफ्रीका में ट्रेवल किया था, और वहाँ वो जो चीज़ थी ना, वो बड़ी मशहूर हुई थी। और वो चाहती थी कि उसकी जो लोग पत्रकार आ गए थे, फोटोग्राफ खींच रहे थे, फोटोग्राफर्स आ गए थे, इनफैक्टली फोटोग्राफर्स आ गए थे, वो उसके फोटो खींच रहे थे, उसको बहुत मशहूरियत मिल गई थी। तो वो नहीं चाहती थी कि जैसे वो अफ्रीका में गई थी और उसका इतना नाम हुआ था, ऐसे मैं भी हंटिंग करूंगी और मेरा भी नाम हो जाएगा। ये बात हुई थी। लूना हैड ट्रेवल टू अफ्रीका बाय एयरप्लेन टू हंट अ टाइगर। कि लूना कहाँ गई थी?
भाई वो अफ्रीका गई थी एक टाइगर को हंट करने के लिए, वो भी जहाज से गई थी, एंड हर एडवेंचर हैड बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, और जिसकी वजह से वो उसका जो एडवेंचर था सारे में मशहूर हो गया था। मिसेस पैकलटाइड ईगर टू गेन द सेम रिकॉग्निशन वांटेड टू एक्वायर अ टाइगर स्किन एंड हैव न्यूमरस फोटोग्राफ्स टेकन विद द हंट। वो भी ये चाहती थी कि मैं एक टाइगर का हंट कर लूं और जो न्यूमरस फोटोग्राफ्स मेरे साथ आएंगे खींचेंगे और मैं भी मशहूर हो जाऊंगी। She believed that by publishing these photos in the newspapers, she could draw attention to herself and overshadow Luna. Mainly उसका जो purpose था वही क्या था कि she wants to overshadow, she wants to outclass किसको? लूना मिम्बर्टन। इतना क्लियर हो गया सबको? ये लाइंस क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। लूना मिम्बर्टन से उसको क्या थी? जेलसी थी। शी वांट्स टू हंट अ टाइगर एंड शी डिसाइडेड टू हंट अ टाइगर इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द टाउन। इतना क्लियर है? हाँ सर, ये लाइन तो हम भी लिख सकते हैं, आसान है। आगे बढ़ते हैं। टू अचीव दिस, इसको हासिल करने के लिए मिसेस पैकलटाइड ऑर्गेनाइज लंचन इन हर माइंड। वो अपने दिमाग में पहले ही सजा के रख लेती है। ये करेक्ट कर लेना अगर आपके पास भी पीडीएफ हो, यहाँ पे ये मिस हो गया था, इन हर माइंड। वो अपने दिमाग में ऐसा सोच लेती है, प्लान बना लेती है कि वो कि मैं ना क्या करूंगी। लंचन का मतलब होता है लंच, एक लंचियन, लंच से ही बना है, समझ के होंगे लंचियन से, कि मैं लंच ऑर्गेनाइज करूंगी इन ऑनर ऑफ लूना, के लूना की शान में आज लंच मेरे घर पे होगा। बट हर रियल इंटेंशन वाज टू डिस्प्ले द टाइगर स्किन शी हैड प्रोक्योर्ड। और फिर मैं टाइगर की जो स्किन होगी ना वो दिखाऊंगी, उसका प्रदर्शन करूंगी। बहाना ये होगा कि लूना की लूना के ऑनर में मैंने लंच रखा है, लेकिन वहां मैं क्या करूंगी? शो करूंगी लूना को दिखाऊंगी। शी प्रॉमिस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 1,000 रुपीज टू एनीवन हु कुड फाइंड हर एंड इजी टू शो टाइगर। अब ये सब उसने अपने दिमाग में बना लिया था कि मैं ऐसा करूंगी, सोच के बैठी हुई थी पूरी प्लानिंग के साथ। अब इस प्लान को अंजाम देना था। टाइगर की स्किन तो तब आएगी ना जब टाइगर को हंट करोगे। तो क्या करती है वो? एक रिवॉर्ड अनाउंस करती है 1,000 रुपीज का, और कहती है जो भी मुझे एक टाइगर लाके दे देगा जिसको आसानी से शूट कर सके, मैं उसे 1,000 रुपए दूंगी। The villagers eager to earn the reward arranged for her to hunt an old sickly tiger. Villagers के तो मजा आ जाते हैं, वो एक ऐसे बूढ़ा बीमार टाइगर उसके लिए लाके रख देते हैं। They made sure the animal won't escape by keeping it confined to the jungle. वो ध्यान रखते हैं कि भागे ना, जंगल में रख लेते हैं ताकि वो जो हमारी मिसेस पैकलटाइड है वो इसका आसानी से शिकार कर सकें। The villagers positioned children to guard the area, placed goats in the jungle as bait and set up a platform from which Mrs. Packletides could easily take her shot. Villagers क्या करते हैं? साथ में गोट भी रखते। गोट समझते हो ना? क्या कहा? गोट का मतलब आप? ओ भाई जस्ट किडिंग यार, देखो मेरी आदत है तो गोट, वो क्या है? गोट रखते हैं। गोट मतलब बकरी रखते हैं, चारा, और उसके भी पैसे वो उसको देने होते हैं, वो उस पर खर्चा बढ़ ही जाता है। उस पर मैं भी कहती भी सर फजूल खर्च क्यों कर रहे हो? अगर गोट ना मरी, अगर उसने टाइगर ने ना खाया तो उसके पैसे हम नहीं देंगे, ऐसे उसको पट्टियां पड़ाती है। तो क्या करते हैं? ताकि गोट रहेगी तो टाइगर वहीं घूमता रहेगा, वहां से भागेगा नहीं। सारे इंतजाम कर देते हैं, प्लेटफॉर्म भी बना देते हैं पैकलटाइड के लिए कि वो वहां से गोली मार दे। The women in the village also warned their children not to disturb the tiger while it slept. A goat was tied up in an ideal spot to lure the beast. वो उसको ललचाने के लिए गोट का भी इंतजाम कर देते हैं। अब क्या होता है? On the night of, एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं। On the night of the planned hunt, Mrs. Packletides and her paid companion Miss Mabin hid on the platform. वो दोनों छुप जाते हैं वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे, waiting for the tiger. टाइगर का इंतजार कर रहे होते हैं। The goat's cries caught the attention of the tiger. ऐसे वो आवाज सुनता है, टाइगर को आवाज आती है, वो भागता हुआ वहां जाता है। फिर क्या होता है? वेटिंग फॉर द टाइगर, द गॉड्स क्राइज कॉट द अटेंशन ऑफ द टाइगर बट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग इट द एनिमल रेस्टेड। लेकिन वो अटैक करने की जगह वहीं पर आराम करने लग जाता है। मिस मैबिन कमेंटेड दैट सिंस द टाइगर वाज ओल्ड द प्राइस दे हैड पेड फॉर इट was quite high and that they won't need to pay for the goat if it was not eaten. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मिस मैबिन क्या कहती है कि जो टाइगर का प्राइस है, बिकॉज ही वाज वेरी, द टाइगर इज वेरी इन फैक्ट सिक एंड ओल्ड, तो ये ज्यादा है, इट इज हाई प्राइस। एंड जो गॉट है, अगर गॉट नहीं खाता है वो टाइगर, तो हम इसका प्राइस पे नहीं करेंगे। मिसेस पैकलटाइड फायर्ड द शॉट। मिसेस पैकलटाइड क्या करती है? मिसेस पैकलटाइड लाती है ये हंटिंग गन और निशाना साधती है यूं ऐसे लेके कि आज तो भाई गोली मारी दूंगी, और मार दिया टाइगर। टाइगर मर गया, वही बेहोश, खत्म। अब पीछे से हंसी की आवाज आती है। अब क्यों? कौन हंसी की आवाज? कौन हंस रहा है? मिस मैबिन बताती है, अरे मिसेस पैकलटाइड, वो जो तुमने टाइगर मारा है, टाइगर ऐसे नहीं मरा है, मर तो बकरी गई है। बकरी को मार दिया, टाइगर को तो हार्ट फेल हो गया, वैसे बूढ़ा सा था, बीमार था, वो हार्ट फेल से मर गया।
The villagers, along with Mrs. Peggletide, celebrated her success in killing the tiger. However, Miss Mabbin soon realized that the tiger had not been killed by the gunshot. Exam की लाइनें लिख लो, पी लेना कि the tiger had not been, tiger नहीं kill किया गया है by the gunshot, gunshot से kill नहीं हुआ है. Instead, इसके बजाय the bullet had struck the goat. Bullet किस पे struck हुई? goat पे. तो बेचारी गॉड खामखा शहीद हो गई. फिर क्या हुआ? द टाइगर हैड डाइड फ्रॉम अ हार्ट अटैक एंड ड्यू टू द शॉक ऑफ द गनशॉट. वो हार्ट अटैक से और गनशॉट के शॉक से मर गया. एक बार ये लाइन सब लोग के साथ लिख देंगे, मेरा बच्चा, ये वाली लाइन कि द टाइगर हैड नॉट बीन किल्ड बाय द गनशॉट, इंस्टेड द बुलेट हैड स्ट्रक द गॉड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर क्या होता है? Mrs. Peggletide, however, was unconcerned as she had achieved her goal. लेकिन वो कह रही कोई बात नहीं, मैंने तो टाइगर मार ही दी ना जैसे तैसे भी. She had the tiger skin, उसके पास टाइगर की स्किन आ गई थी. The villagers did not object either, since they were eager to collect the reward money. Villagers को भी प्रॉब्लम नहीं थी. Since ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि villagers को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता था कि शॉट किसको लगा, because उनको क्या था, they just were eager to collect the reward money of 1,000 rupees. The newspapers were filled with Mrs. Peggletide's photographs and she had managed to outshine Luna Bimberton. और वो outshine कर दिया था Luna Bimberton को, उसको फोटोग्राफ भी उसके सारे छप गए थे. Miss Mabbin, ever the opportunist, Miss Mabbin जो कि opportunist है, जो मौका का फायदा उठाती थी, saw a chance to capitalize on the situation. उन्होंने मौका पाते ही कि अब सिचुएशन का फायदा उठाया जाएगा. When Mrs. Peggletide gained fame, Miss Mabbin threatened to expose the truth. अब Miss Mabbin आ गई. मालकिन अगर पता चल जाए कि ये तुम्हारी गोली से नहीं हार्ट अटैक से मरा था, फिर क्या होगा? She assured Mrs. Peggletide that Luna would surely believe the bullet had killed the goat, not the tiger, as the tiger had died of old age and heart failure. यानी लूना को तो यकीन सबसे पहला आएगा कि ये बुलेट से नहीं मरा है. Miss Mabbin demanded 680 pounds to buy a weekend cottage, saying she had no money of her own. 680 पाउंड मांगती है रिश्वत के तौर पे वो कॉटेज को एक्वायर करने के लिए. मिसेस पेगल्टाइड, डेस्परेट टू कीप हर सीक्रेट, वाज फोर्स्ड टू पे द अमाउंट टू साइलेंस मिस मैबिन. वो क्या करती है पेगल्टाइड? शी वाज फोर्स्ड टू डू दैट, शी वाज कंपेल्ड टू डू दैट, शी हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट एंड शी हैड टू पे 680 पाउंड टू बाय कॉटेज फॉर मिस मैबिन. मिस मैबिन, द थ्रेट ऑफ डिसग्रेस लेड मिसेस पेगल्टाइड टू गिव अप हंटिंग ऑल टुगेदर. अब वो आंटी को छोड़ देती है बिकॉज उसमें एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो चुका होता है. एज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द एंडेवर were simply too high, because of the cost was too high. expense का जो कॉस्ट था वो ज्यादा हाई रहता है. एग्जाम में पूछेगा वो क्यों गिव अप कर देते, बिकॉज एक्सपेंस जो था हंटिंग का वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनको 680 पाउंड तो यहीं देने पड़ गए थे, विलेजेस को 1000 देने पड़ गए थे, बकरी के अलग पैसे देने पड़ गए थे, तो वो सारा खर्चा इतना ज्यादा हो गया था कि वो डर के मारे ब्लैकमेल भी हो गई थी. मिस मैबिन ने ब्लैकमेल भी कर दिया था, उससे उनका बहुत नुकसान हो गया था. तो इस तरह से उन्होंने हिंटिंग को गिव अप कर दिया था. दोस्तों बहुत सिंपल सी कहानी है. अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा. जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था वो सवाल ये था कि जब मिस मैबिन थी, मिस मैबिन ब्लैकमेल क्यों करती है? ब्लैकमेल इसलिए करती है बिकॉज द टाइगर हैड नॉट बीन किल्ड बाय द गन शॉट, इंस्टेड डाइड ऑफ द हार्ट अटैक ड्यू टू दी गन शॉट, है ना, वो हार्ट अटैक से मर जाता है. इंस्टेड द बुलेट हैड स्ट्रक द गॉड. किसके लग जाती है? गॉड के लग जाती है. एंड दैट एंड मिस मैबिन जो है, मिस मैबिन क्या करती है? शी ब्लैकमेल्ड मिसेस पेगल्टाइड. वो उसको ब्लैकमेल करती है टू एक्सपोज द ट्रूथ, कि एक्सपोज कर दूंगी ट्रूथ एंड टू सेव लाइक हिज लाइफ, टू सेव हर लाइफ. इनफैक्ट अपने लाइफ एंड रिकग्निशन को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, इनफैक्ट टू प्रोटेक्ट हर रेपुटेशन, शी हैड टू गिव 680 पाउंड टू मिस मैबिन एंड टू बाय हर कॉटेज. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया. क्या मेन पॉइंट इसका ही था? हाँ, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. कोई डाउट तो इसमें रहा नहीं. बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस पेगल्टाइड विश टू किल अ टाइगर? मिसेस पेगल्टाइड टाइगर को क्यों मारना चाहती? तो आप सबको ही पता है, टू आउटशाइन, टू आउट क्लास लूना बिम्बर्टन, जो कि फेमस थी कि उसने क्या, एक अल्जीरियन एविएटर से वो गई थी, अफ्रीका गई थी, एंड शी लाइक वहां पे हंट किया था टाइगर, उसको ही तो नीचे दिखाना था. मिसेस पेगल्टाइड विश टू किल अ टाइगर सो दैट शी कुड काउंटर टू लूना Bimberton's claim to who had been carried 11 miles in an Algerian aviator. क्या ये लाइन हम लिख सकते हैं? हाँ जी. और एक क्वेश्चन है, व्हाट मेड हर डिसाइड टू गिव अ पार्टी इन लूना बिम्बर्टन्स ऑनर? व्हाट डिड शी इंटेंड टू गिव लूना ऑन हर बर्थडे? उसके मन में उसने प्लान क्यों बनाया था कि उसको पार्टी देगी? वो क्या करना चाहती थी? डिस्प्ले करना चाहती थी, शो ऑफ करना चाहती थी टाइगर की स्किन को. जबकि वो जो लंचन दे रही थी, जो लंच दे रही थी, वो उसके ऑनर में दे रही थी, बट उसकी रियलिटी कुछ और थी. वहाँ शो करना चाहती थी, आउट क्लास करना चाहती थी, आउट ऑफ वैनिटी, आउट ऑफ सेल्फिशनेस वो ये काम कर रही थी. इस क्लियर है? मिसेस पेगल्टाइड डिसाइडेड दैट वंस शी शॉट अ टाइगर शी वुड इनवाइट लूना बिम्बर्टन फॉर अ लंचन पार्टी. At the party, she would display the newly acquired tiger skin. ये तो हमने देखा था. The party would be an appropriate time to show off the tiger skin. पार्टी एक अच्छा टाइम होगा, मौका होगा, इवेंट होगा टाइगर स्किन को शो करने का और वाई लूटने का.
चलो, और एक अच्छा सा क्वेश्चन, हु वाज मिस मैबिन, वाज शी रियली डिवोटेड टू मिसेस पेकल्टाइड? नहीं, मिस मैबिन वाज अ पेड कंपेनियन ऑफ मिसेस पेकल्टाइड. शी वाज नॉट अ रियल डिवोटी एज शी ब्लैकमेल्ड मिसेस पेकल्टाइड टू एक्सपोज द रियलिटी दैट द टाइगर हैड नॉट बीन किल्ड बाय द गन शॉट. इंस्टेड द गॉट स्ट्रक द बुलेट स्ट्रक द गॉट. ऐसे करके हमें पूरी लाइन लिख देंगे. हाँ, 680 पाउंड उसने लिए थे टू बाय अ कॉटेज. ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे. मिसेस पेकल्टाइड वॉज अ गुड शॉट डिस्कस. क्या गुड शॉट थी? हाँ जी भाई, वो क्या थी? मिसेस पेकल्टाइड वॉज डेयरिंग एंड बोल्ड इनफ टू गो फॉर हंटिंग अ टाइगर विच वॉज ओल्ड एंड वीक. शी वॉज नॉट अ गुड शॉट एट ऑल. वो बहुत गुड शॉट नहीं थी ऑफकोर्स. इन स्पाइट ऑफ ऑल द अरेंजमेंट शी वॉज नॉट एबल टू शूट. वो एबल नहीं कर पाई थी, वो एबल नहीं थी शूट करने की, बिकॉज शी मिस द शॉट. उसने शॉट मिस कर दिया था और फिर ब्लैकमेल भी हुई थी, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए थे और उसने फिर गिव अप कर दी थी हंटिंग पे. दोस्तों बहुत ईजी सा चैप्टर है, ये सारी फाइल्स मैं आपको दे दूंगा, आराम से इनको देख भी लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा. जो मेन क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो ये बनते हैं कि पेकल्टाइड ने, जो ये बार बार रिपीट होता है कि मिसेस पेकल्टाइड वाज अ गुड शॉट डिस्कस, क्या वो उसमें पूरी स्टोरी बतानी है मेनली. मिस मैबिन का क्या रोल था ये इसमें पूछा जाएगा. इसके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी थी लीना मुम्बर्टन को लेके, इसके ऊपर वेनिटी के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसके बताते हुए अभी चल रहा हूं आपको. तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं भी स्टिल कोई डाउट आता है ना, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहां तुम देख लेना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. दोस्तों अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बस मैं इतना कह सकता हूं कि मैं 9th से लेके 12th तक सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं. उनकी 2-2 किताबें, और उन सभी स्टोरीज में जो सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाली कहानी है ना, वो ये है द लेटर बाय धूमकेतु. इसके राइटर हैं यार. इससे प्यारी कहानी मैंने नहीं पढ़ी यार तुम लोगों की. इतनी प्यारी स्टोरी है, दिल मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको पढ़ने पर, ऐसी कहानी है. अच्छा, इससे पहले हम मिसेस पेकल्टाइड्स टाइगर पढ़ रहे थे, उसके राइटर है सकी. एक बार कमेंट में स्पैम कर देना सकी, SAKI, एक बार कमेंट में स्पैम कर देना. और ये धूमकेतु है, याद रखने वाली बात है. क्या है इसके अंदर? इसमें ना अली नाम के कोचमैन अली की कहानी है. कौन? एक बूढ़ा बाप जो अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहा है. अ क्लेवर हंटर, अपने जमाने के बड़े तेज तर्रार हंटर शिकारी हुआ करते थे, लेकिन बेटी की शादी के बाद वो सब छोड़ दिया था. Visiting the post office daily for the last 5 years to get a letter from her only daughter Miriam. लगातार 5 साल से पोस्ट ऑफिस जाते थे अपनी इकलौती बेटी मरियम का खत लेने, कि मेरी बेटी का खत आया कि नहीं. दोस्तों अब तो फोन होते हैं, अब तो व्हाट्सएप होता है. ये उस जमाने की बात है जब फोन वो नहीं थे, खत से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता था. तो बेटी की शादी हो गई थी और उसके खत का इंतजार, मरियम के खत का इंतजार करता था एक बाप, उसका बाप अली जिसका नाम था. 5 साल लगातार वहीं एक जगह पे जाके बैठ जाते थे कि मेरी बेटी का खत आया. आवाज़ सुनते थे, आवाज़ आती थी कि भाई इसके नाम का आया, इसके नाम का आया. तो कहते थे मेरे नाम का. अब नहीं आता था खत. और उस पर ये जो पोस्ट मास्टर है ना, ये क्रूर इंसान, ये मजाक बनाता था, ये मज़े लेता था, बूढ़े बाप से मज़े लेता था, जानबूझ के नाम ले देता था. वो एकदम आते थे हैं, तो फिर कहता था अरे नहीं, हम क्या तुम्हारा खत खा जाएंगे, हम तुम्हारा लेटर खा जाएंगे क्या? ऐसे ऐसे इनसे बदतमीजी करता था. इस पोस्ट मास्टर कैसा था? हॉटी था. हॉटी का मतलब हॉट नहीं था कि बड़ा खूबसूरत था, नहीं भाई. हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, बहुत ज्यादा अपने मैं में रहने वाला घमंडी इंसान. एरोगेंट था, इल टेम्पर्ड था, इनसेंसिटिव. इसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं थी भाई, इंसानियत नहीं थी इस आदमी के अंदर. कैसा था? इंडिफरेंट था, बिल्कुल इसको फर्क नहीं पड़ता था, एकदम ठंडा था. सोचता ही नहीं था कि यार एक बाप है यार, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं. हाउ कैन यू मेक फन ऑफ समवन लाइक अ फादर, जो कि एक फादर है कोई, उसका कैसे मजाक बना सकते हो? हाउ कैन यू मेक फन ऑफ ए फादर? ओके, सो ही मेक्स फन ऑफ अली, उसका मजाक उड़ाता था. ही कॉल्स हिम अ पेस्ट, उसको कीट कह के बुलाता था, इतना बुरा उसको बोलता था. अब इस कहानी में है क्या उसको अपनी बेटी का लेटर मिलता है या नहीं? आइए जानते हैं. बहुत प्यारी सी स्टोरी, मेरा बच्चा द लेटर. क्या है इसमें? द लेटर इज अ पॉइंटेड टेल. पॉइंटेड पढ़ा जाता है. पॉइंटेड का मतलब बहुत मार्मिक, जो दिल को छू जाने वाली कहानी है. एक टेल है अबाउट एन एल्डरली मैन नेम्ड अली हु इज लिविंग इन सॉलिट्यूड ईगरली वेटिंग फॉर अ लेटर फ्रॉम हिज ओनली डॉटर मिरियम. तो ये तो हमने देख ही लिया कि एक अली के नाम के कोचमैन की कहानी, कोचमैन अली की कहानी है, जो कि बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा पिता है, जो अपनी बेटी, इकलौती बेटी के खत का इंतजार कर रहा है, जो अकेले रहता है, मिरियम का. अनफॉर्चुनेटली ही रिसीव्स दिस लॉन्ग एंटिसिपेटेड लेटर ओनली आफ्टर हिज डेथ. अनफॉर्चुनेटली उसको ये लेटर अपनी मौत के बाद मिलता है. मौत के बाद कैसे मिलता है? यही प्यारी स्टोरी है. अली वॉज वंस अ स्किल्ड हंटर हु टुक प्लेजर इन द साइट ऑफ फियर इन द आईज ऑफ यंग बर्ड्स एज दे मेट देयर एंड. अली एक
बहुत शातिर हंटर हुआ करता था जो पंछियों को देख के एक तभी मार दिया करता था. However, after his daughter Miriam's marriage, he was left alone. मिरियम की शादी के बाद वो अकेला हो गया. Miriam had married a soldier stationed in Punjab and moved away, leaving Ali to grapple with the emotional pain of love and separation. अली की डॉटर जो मरियम थी, शी गॉट मैरिड टू अ सोल्जर ऑफ पंजाब, जो पंजाब की सोल्जर से शादी हो गई थी, एंड वो उससे दूर चली गई थी. एंड नाउ अली हैड टू फेस द पेन ऑफ सेपरेशन. अब उसको सेपरेशन, अलगाव का दर्द वो महसूस कर रहा था, अकेला रहता था. विद टाइम ही कुड नो लॉन्गर फाइंड जॉय इन हंटिंग. वक्त के साथ साथ उसे हंटिंग में मजा नहीं रहा था. सिंस देन, तभी से अली मेड इट अ रूटीन टू विजिट द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग. तभी से उसने एक रूटीन बना लिया था कि पोस्ट ऑफिस हर सुबह जाता था टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज डॉटर. मेरा बच्चा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन. कि अली क्या करता था कि अली यूज्ड टू विजिट पोस्ट ऑफिस डेली टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज डॉटर मरियम. ठीक है. बट ईच डे ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. लेकिन हर दिन वो क्या, उसे डिसअपॉइंटमेंट मिलती थी, या ईच डे ही गॉट डिसअपॉइंटेड एज द लेटर नेवर केम. क्योंकि खत कभी नहीं आया. द पोस्ट ऑफिस स्टाफ वुड ऑफ्टन टीज हिम and the clerk would even call out his name in jest despite no letter being for him. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे बच्चे के बारे में लिखना कि स्टाफ क्या करता था, they tried to mock him, they tried to tease him. उसको टीज करने की कोशिश करते थे कि अली, कोचमैन अली, वो हाँ, मेरा नाम, हाँ साहब, लेटर आया क्या, लेटर आया अरे हमने तुम्हारा नाम थोड़ी लिया. ऐसे कह के उसका मजाक बनाते थे, ये करते थे उसके साथ. फिर क्या होता था, देन वन डे अली स्टॉप्ड कमिंग टू द पोस्ट ऑफिस व्हिच पजल्ड एवरीवन. एक दिन अली ने पोस्ट ऑफिस आना बंद कर दिया, जिससे सब लोग हैरान हो गए. फिर क्या होता है, इवेंचुअली ही रिटर्न्ड बट ही अपीयर्ड फ्रेल एंड वीक, क्लियरली नियरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ. बहुत दिनों तक अली का कोई पता नहीं होता और उसकी किसी को कोई खास परवाह भी नहीं होती. बस एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जानने की इच्छा होती है कि अली अब आता क्यों नहीं. पिछले 5 साल से तो आ रहा था अपनी बेटी का खत लेने, लेकिन अब नहीं आता. बट वो एक दिन आता है, लेकिन अब वो बहुत कमज़ोर होता है. बहुत बूढ़ा तो था ही और कमज़ोर भी हो चुका था. अब क्या हुआ था, अब उसको देख के लग रहा था कि अब ये ज़्यादा जिएगा नहीं. वो आता है और आते वही पोस्टमैन से कहता है, मास्टर साहब क्या मेरी मरियम का खत आया. अब पोस्ट मास्टर जो कि हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, वो तब भी कहता है, अरे भाई तुम भी यार अली भाई एकदम कीड़े आदमी हो. नहीं, मेरा नाम अली है. हाँ पता है, हमने कौन सा तुम्हारी मरियम का खत खा लिया है, और तुम क्या ये बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हो. इससे पहले कि जो पोस्ट मास्टर है वो और गुस्सा होता और चिड़चिड़ाता, अली ऐसे टकटकी लगा के पोस्ट ऑफिस को देखने लग जाता है एक हारी हुई निगाहों से, क्योंकि उसके सब्र ने अब जवाब दे दिया था. वही पोस्ट मास्टर जो कि कंट्री से बाहर कहीं जा रहा होता है, वो जल्दी में होता है, बस वहां से जाना चाहता है, और अली उसको सिर्फ एक कीड़ा नजर आ रहा होता है. अली थोड़ा आगे बढ़ता है, वहीं एक क्लर्क होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मीदास. वो थोड़ा डिसेंट इंसान होता है, उसके अंदर इंसानियत होती है. वो कहता है भाई. अली उसकी तरफ देखता है, रुकता है, और फिर अली उसको कुछ पैसे निकाल के देता है और कहता है ऊपर देखो, ऊपर क्या है. तो वो कहता है हेवन है. अली कहता है अल्लाह देख रहा है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, ये तुम रख लेना, ये तुम्हारे काम आएंगे, मेरे काम के नहीं है. अगर मेरी मरियम का खत आता है वो मुझ तक पहुंचा देना. लक्ष्मीदास कहता है लेकिन वो खत मैं कहां पहुंचाऊं. मेरी कब्र पर, हाँ मेरी कब्र पर तुम मेरा खत पहुंचा देना मेरी मरियम का. और ये कह के अली बहुत इमोशनल हो जाता है. वो कहता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा अंत करीब है, मैं खत्म हो रहा हूं, मैं मर जाऊंगा अब. और ये कह के वहां से चला जाता है. आगे की कहानी यही है. He approached the postmaster and asked for the letter from Mariam. The postmaster, irritated by the old man's persistence, scolded him for his troubles. In response, Ali handed a clerk 5 golden coins. 5 golden coins देता है, and requested that the letter, if it arrived, be delivered to his grave. Then he slowly left and was not seen again. और वो 5 सोने की मोहरें देके चला जाता है और फिर वहां कभी नहीं नजर आता है. लक्ष्मीदास जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत थी, वो ये सब कुछ देख रहा था, उसे सब पता था. फिर क्या होता है, सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, द पोस्ट मास्टर डॉटर फेल इल. अब पोस्ट मास्टर की बेटी बीमार पड़ती है.
and he anxiously awaited news of her health, about her condition. और वो इंतजार में होता है कि मेरी बेटी की अब तबीयत कैसी है, क्या है, लेटर क्यों नहीं आया. While searching through the pile of letters, he found one addressed to कोचमैन अली. वो लेटर देख रहा होता है पोस्टमास्टर कि मेरी बेटी का लेटर नहीं आया, तभी उसको कोचमैन अली के नाम से लेटर मिलता है, जो लेटर मरियम ने भेजा था. At that moment, he realized his error. उसको रियलाइज होता है, उसे हमदर्दी आने लगती है, वो फील करने लगता है कि यार अली गलत नहीं था, अली भी एक बाप था, वो भी अपनी बेटी के खत का ऐसे ही इंतजार कर रहा था जैसे मैं कर रहा हूं. उसको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है. Filled with regret, he instructed a clerk Lakshmidas to track down Ali. वो लक्ष्मीदास को बुलाता है, लक्ष्मीदास अली का है, अली का लेटर आया. But when he did not receive any letters that day, जब उसे कोई लेटर अपनी बेटी का नहीं मिलता, the postmaster decided to deliver Ali's letter personally. वो कहता है मैं अली का लेटर खुद लेके जाऊंगा, खुद डिलीवर करूंगा. Next morning, when the postmaster arrived at the office, जब वो अपने ऑफिस आता है, he found Ali standing by the door. वो देखता है कि अली खड़ा हुआ है, और अली कैसा नजर आ रहा है, विद अ लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम हिम, लीनिंग ऑन अ केन. एक स्टिक है, लीनिंग ऑन अ स्टिक, हैविंग अ स्टिक. वो एक स्टिक लिया हुआ है, और एक आंखों में से एक अलग रोशनी निकल रही है, और उसकी आंखों से आंसू उसके चेहरे पे अभी भी ऐसे ही ताजा है जब वो आखिरी बार क्लर्क से मिला था, क्लर्क से बात करी थी, 5 सोने के सिक्के दिए थे, तब जैसे वो रो रहा था, उसके चेहरे गीला था आंसू से, वैसे ही उसकी हालत थी. और वो बड़े प्यार से कहता है, अब वो उसका दर्द समझ पा रहा है पोस्टमास्टर. वो अली को कहता है, आओ अली भाई, आओ बैठो ना अली भाई, आओ. वो एकदम कुर्सी से उठता है और कहता है, अली भाई आओ तुम्हारा लेटर. वो ये कहते हुए उठता है. फिर क्या होता है, जस्ट एज क्विकली अली वैनिश्ड, और एकदम से अली वहां से गायब हो जाता है. वो देखता रह जाता है, अली कहां गया. ये सारी आवाजें पोस्टमास्टर की वो क्लर्क लक्ष्मीदास सुन लेता है. लक्ष्मीदास वॉज स्टन्ड टू हियर द पोस्टमास्टर मेंशन कोचमैन अली. वो एकदम स्टन्ड हो जाता है. लक्ष्मीदास लाइक गॉट वेरी सरप्राइज्ड टू लिसन टू द वर्ड कोचमैन अली का नाम सुनते ही वो कहते हैं, ये अली का नाम क्यों ले रहे हैं. रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन डेड फॉर 3 months as they looked around, the letter was found near the door. लक्ष्मीदास आके बताता है कि सर, अली को तो मरे 3 महीने हो गए, अली यहां कैसे हो सकता है. पोस्टमास्टर दिखता है कि 3 महीने हो गए, ये तो था मेरे सामने, अभी चला गया, गायब हो गया. और वहीं पर दरवाजे के पास उसका खत होता है. फिर क्या होता है, दैट इवनिंग बोथ द पोस्टमास्टर एंड लक्ष्मीदास वेंट टू अलीज ग्रेव टू प्लेस द लेटर देयर. उस दिन, उस शाम, पोस्टमास्टर और लक्ष्मीदास दोनों अली की कब्र पर जाते हैं उसका लेटर देने, उसकी बेटी का लेटर देने. The postmaster, deeply remorseful, reflected on his past behavior and wished he had been kinder and more understanding towards Ali. Postmaster जो अंदर पछतावे से भरा होता है, वो सोचता है कि काश मैंने उसकी हालत को समझा होता, काश मैं उसके साथ थोड़ा रहम से पेश आया होता, मैंने रहम दिखाया होता. वो एक बेटी का बाप था, मैं नहीं समझ पाया उसके जज्बातों को. And more understanding towards Ali, he vowed to be a better, more compassionate person from that day forward. वो फैसला करता है कि अब से मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा, मैं अपने अंदर रहम रखूंगा, दया रखूंगा. और अली ने कहा था क्लर्क से मरने से पहले कि मेरा एक काम करना, अल्लाह देख रहा है, मेरी बेटी का खत मेरी कब्र पर देने आना. वो बात सही साबित होती है. लक्ष्मीदास अली का खत लेके, उसकी बेटी मरियम का खत लेके उसकी कब्र पर जाते हैं. So that's the beautiful, poignant story, I would say, the most beautiful story, जो कि आपको अंदर तक हिला के रख देगी. एक बाप की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए. आपके भी पिता होंगे, आप भी एक बेटी हो सकते हो. आप समझ पाओगे लड़कियों, एक बाप अपनी बेटी से कितना प्यार कर सकता है, इतना प्यार कर सकता है कि आखिरी दिन भी आके कहता है कि मेरी कब्र पर मेरी बेटी का लेटर दे देना. इतनी मोहब्बत होती है एक बाप को अपनी बेटी से. तो याद रखना अपने पिता के सेक्रीफाइसेस को, इतना प्यार करते हैं वो तुमसे. दोस्तों, सच बताऊं, मैं इसे चैप्टर की तरह नहीं पढ़ा पाता. दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बट स्टिल मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें जो बातें याद रखनी वही बताता हूँ. मैं खुद भी इमोशनल हो जाता हूँ. यार, फायदा नहीं है ना फिर ऐसा पढ़ाने का, जहाँ तुम्हारे अंदर तो इमोशंस नहीं है, तुम तो कुछ फील नहीं कर रहे, दूसरों को क्या फील कराओगे. मेरा रोम खड़ा हो जाता है जब भी मैं इस तरह के कोई चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ
जिसमें इमोशंस है, जज्बात है, इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है। आइए दोस्तों इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज अली, वेयर डिड ही गो डेली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अली कौन था? आपको बताइए कि अली वॉज अ क्लेवर एंड क्रैक शॉट हंटर, कोचमैन था। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड विद हंटिंग दैट नॉट अ डे वुड पास व्हेन ही वुड नॉट हंट। ही वुड गो टू द पोस्ट ऑफिस डेली। कहाँ जाते थे? पोस्ट ऑफिस पे जाते थे। हंटिंग का बड़ा शौक था, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो वो हंटिंग ना करे। ठीक है। अली displays qualities of love and patience, give evidence from the story to support the statement कि patience और patience बहुत था because वो 5 years से वहाँ जा रहे थे। He has been visiting post office for 5 years to receive the letter from his only daughter Miriam। ये बात थी। एंड वो 5 years से जा रहे थे तो ये पेशेंस को दिखाता है, एंड वो डॉटर के लिए जा रहे थे, ये लव को दिखाता है। ठीक है, लिख सकते हैं अली हैड बीन विजिटिंग द पोस्ट ऑफिस रेगुलरली। वही लाइन जो मैंने अभी हम लोगों ने बोली, डिस्कस करी, यही मेन लाइन है इसके अंदर। ठीक है। How do you know Ali was a familiar figure at the post office? आपको कैसे पता चलता है कि वो familiar figure थे? Ali was a well-known figure at the post office because he had been visiting the post office for the last 5 years. ये तो हमें पता ही था। He sat on the same bench every day, waiting for his name to be called. वो एक ही बेंच पे हर रोजाना बैठते थे और अपने नाम का इंतजार करते थे बुलवाने का। The postman made fun of him. postman उनका मजाक उड़ाया करते थे। Even though there would be no letter for him, they would call his name. They would call out his name. उनका नाम लेते थे, उनको टीज करते थे, उनको मॉक करते थे। ये बात थी। ठीक है, तो सब फैमिलियर थे। Why did Ali give up hunting क्यों छोड़ दी थी? After the marriage of Miriam, ये तो हमें पता था, his only daughter Miriam got married and left him. Ali then understood the real meaning of love and separation, so he gave up hunting. क्योंकि वो बर्ड्स को भी मारते थे, किसी की माँ होती है बर्ड वगैरह, तो गलत लगता था, उन्हें समझ में आ गया था। What impressions do you form of the postmaster after reading the story, the letter? आपको पोस्टमास्टर के बारे में क्या समझ में आता है? भाई जितनी भी तुम्हें बुरा भला लिखना पड़े ना, पोस्टमास्टर को लिख देना। भाई इनसेंसिटिव था, इंडिफरेंट था, एरोगेंट था, हॉटी था, भाई हर तरह की तो खामियां थी उस आदमी के अंदर, बहुत ही बेकार आदमी था। तो इन द बिगिनिंग द पोस्टमास्टर अपीयर्स टू बी हॉटी, एरोगेंट, इल टेम्पर्ड, अनफीलिंग, सेल्फिश, इम्पेशेंट, इनसेंसिटिव, इंडिफरेंट, इररिस्पॉन्सिबल, अनरिस्पॉन्सिबल, सारी गालियां लिख दी भाई, जितना बुरा भला लिख सकते थे। और बाद में बोल देंगे कि वो क्या क्या करता था, मजाक उड़ाता था, उसको डपटता था, स्कोल्ड कर दिया था कोचमैन अली को, उनको पेस्ट कह के बुलाता था कोचमैन अली को, ये सारी बात। लेकिन लेटर ऑन ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड he pledged या he determined या वो क्या करते हैं, he decided to have compassion in his heart. अब से वो क्या करेगा, compassion रखेगा, ज़्यादा kinder होगा वो वाली। He becomes loving, caring, helpful and sympathetic. बाद में कैसे बन गए थे वो? ऐसे बन गए थे, हमें पता ही था। ठीक है। The postmaster says to Ali, what a pest you are, brother. Do you agree with the statement? Give reason for your... क्या कीड़ा आदमी हो यार तुम भी भाई, क्या तुम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? बिल्कुल नहीं। नो, वी डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड दैट वाज वेरी पैथेटिक ऑफ पोस्टमास्टर। बहुत ही दया आने वाली बात है, इतना घटिया आदमी कोई कैसे हो सकता है, ये उसको नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सारी बातें इसमें हम लिख देंगे कि वो गलत है। हम तो भाई एग्री करोगे क्या? कोई कीड़ा बोल रहा है किसी को? बिल्कुल नहीं, इतने बेवकूफ थोड़ी हम। सो मेरा बच्चा, आसान से क्वेश्चन है। टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड रिमोर्स, ही सेट डाउन इन द ग्लो ऑफ द चारकोल सिगरेट टू वेट। हु इज टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड रिमोर्स? कौन टॉर्चर होता है डाउट एंड रिमोर्स से? पोस्टमास्टर था, जब वो कब्र पर जाके उसके लेटर रखे आते तभी तो, बिकॉज ही वॉज स्कोल्डिंग अली, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम बाय टीजिंग हिम, ही वॉज कॉलिंग हिम पेस्ट एंड ही कुड नॉट रियलाइज द लव एंड अफेक्शन ऑफ ए फादर्स टूवर्ड्स his daughter until or unless when his own daughter fell ill and he started waiting for her letter. क्या ये लाइन नहीं लिख सकती? तो मैं ऐसे बोलते बोलते मैं बोल पा रहा हूँ, तुम्हें तो 2-4 बार पढ़ लोगे तो सोचो कितना पक्का हो जाएगा। इतना आसान है एक्चुअली। जो चीज़ दिल के करीब आ जाती है ना, फिर उसके बारे में लिखना सोचना मुश्किल नहीं होता है। ये चैप्टर की कहानी इतनी प्यारी है, पिता की कहानी है यार, पिता की कहानी अपनी बिटिया रानी के लिए। ठीक है, तो मेरे भी छोटे मतलब मेरे खुद की तो शादी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन मेरे भतीजियाँ हैं, मेरी भांजियाँ हैं, तुम लोग मेरी छोटी बहनें हो, तो मैं भी एक पिता का भाव महसूस कर सकता हूँ कि उनसे सेपरेशन होता है तो कितनी तकलीफ होती है, उनकी कितनी याद आती है जब बहन घर छोड़ के जाती है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे मेनली तो हमने सारे इसमें देख ही लिए हैं, जो मेन तो यही इसमें से पूछे जाएंगे। सो दोस्तों, एक बार मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, यहाँ कुछ और क्वेश्चंस होंगे, वो आप आराम से कर सकते हो। मेनली ये रहेगा कि पोस्टमास्टर ने उसके साथ क्या किया था, अली किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। बहुत ईजी चैप्टर था, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर बड़ा ही मजेदार है। चैप्टर का नाम है अ शेडी प्लॉट बाय एल.सी. ब्राउन। कहानी क्या है?
अरे बहुत सिंपल सी कहानी है। कौन कौन है इसमें? जॉन नाम का एक राइटर है। जॉन इज अ राइटर हु इज आस्क्ड टू राइट गोस्ट स्टोरीज। उसको कहा गया है कि उसको गोस्ट स्टोरी लिखनी है। राइटर है लेकिन राइटिंग में भी, जबकि उसको इंटरेस्ट नहीं है भूतिया कहानी लिखने का, लेकिन उसको कहा गया कि तुम भूत की कहानी लिखो। हेलन, हेलन कौन है भाई? हेलन इज अ गोस्ट। वाह वाह, गोस्ट है कैरेक्टर। हेलन एक भूत है। वो क्या करती है? हेलन इज अ गोस्ट, हेल्प्स राइटर टू राइट गुड गोस्ट स्टोरीज। भाई वो हेल्प करती है अच्छी स्टोरीज लिखने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए, आइडियाज देने के लिए आ जाती है वो। अच्छा जी, मोटा मोटा पढ़ते हैं। लेविनिया कौन है? वाइफ है किसकी? राइटर की। ऑफ राइटर इज अ पॉजिटिव लेडी है, डोमिनियरिंग लेडी है, मतलब जो कहती है मेरी जो बात है बस वही सही है, इस तरह की एक लेडी है जो इसकी वाइफ है लेविनिया। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। हेलन टेल्स द राइटर नॉट टू यूज ओइजा बोर्ड, या ओइया बोर्ड इसे कहते हैं, एज दे आर यूज्ड टू मैनिपुलेट देम। अब ओइजा बोर्ड क्या होते हैं? वो जो स्पिरिट्स वगैरह को बुलाने के लिए बोर्ड यूज किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओइया बोर्ड। अब हेलन जो भूत है वो कहती है भाई देखो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, तुम्हें अच्छी स्टोरी लिखवा दूंगी, बट लेकिन वो जो ये जो ओइया बोर्ड यूज होते हैं ना, वो बंद करवा दो, उस पर बैन लगवा दो, वरना हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ऐसे कहती है। अब उस पर क्या होता है? लविनिया होस्ट अ ग्रुप ओइया बोर्ड पार्टी, लेकिन उसकी वाइफ राइटर की क्या करती है? उल्टा ओइया बोर्ड अपने घर में भी ले आती है और भी अपने मिलने वालों को भी बुला लेती है और पार्टी करती है, तैयार होकर बैठ जाती है, जबकि वो मना भी करता है, लेकिन मानती कहाँ है भाई? औरत क्या है, किसी की चली है? नहीं चली ना, तो इसके हस्बैंड की क्या ही चलती। फिर हेलन कॉल्स द राइटर ट्रेटर। अब वो क्या करते हैं? ओइया बोर्ड से हेलन को बुला लेते हैं, गोस्ट को, और वो कहती है ये जो जॉन है ना, ये ट्रेटर है, ये धोखेबाज आदमी है, धोखेबाज। बस इतना सुनना था, बस औरत का शक शुरू। लेविनिया थिंक्स दैट हर हस्बैंड हैज एन अफेयर विद हेलन। उसको लगता है कि इसका ना अफेयर है, हेलन से कुछ ना कुछ अफेयर है इसके हस्बैंड का। इवेंचुअली ग्लेडोलिया, जो उनकी मेड होती है, बर्न्स द ओइया बोर्ड, एंड आफ्टर दैट थिंग्स कम बैक ऑन ट्रैक। वो ओइया बोर्ड को जला देती है। उसको भी डर लगता है, ये भूतों को बुलाने से, ये जादू टोने से उसको भी डर लगता है। जो ग्लेडोलिया होती है, जो उनकी मेड होती है, वो फाइनली कहती है मैडम साहब मैं इसको जला दूं, खत्म कर दूं इसको। हाँ, खत्म कर देते हैं। उसके बाद हेलन खुश हो जाती है, राइटर भी खुश हो जाता है, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। ये तो हमने देखा मोटा मोटा, अब देखेंगे छोटा छोटा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारी सी कहानी है हमारी जिसका नाम है शेडी प्लॉट। क्या है इसके अंदर? आइए पढ़ते हैं। आ जाइए। This story revolves around a writer who specializes in ghost tales and is helped by a ghost called Helen. ठीक है, तो ये बहुत प्यारी सी कहानी है। किसके बारे में? बहुत सिंपल सी, एक राइटर है जो कि गोस्ट स्टोरीज लिखता है, जिसकी हेल्प कौन कर रही है? एक गोस्ट कर रही है जिसका नाम हेलन है। हेलन एक बार लिख दो ना, एक बार लिख दो कमेंट में, हेलन लिख दो, आ जाओ। हेलन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप कॉल्ड द राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो। हेलन पार्ट है किसका? राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो का, विच असिस्ट ऑथर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू कम अप विद स्टोरी आइडियाज, जो कि हेल्प करते हैं ऐसे राइटर्स को जिनको भूत की कहानी लिखने में दिक्कत आ रही होती है, स्ट्रगल कर रहे हो, तो उनकी हेल्प करते हैं। देखो, मैं तुमसे भूतों की बात कर रहा हूं, गोस्ट की बात कर रहा हूं। टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है, देखो 4 बज रहे हैं। तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। 4 बज रहे, देखो तुम मेरी घड़ी में देखना, देखो ये देखो 4 बज रहे, 4 बज रहे, देखो 5 से देखो 4 बज रहे, सुबह के 4 बज रहे और भूत की बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ कोई और है नहीं। पूरी बिल्डिंग में इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है, बस मैं हूँ और एक कैमरामैन भाई साहब है, वह हम 2 ही लोग हैं इधर, और भूत की बातें चल रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। फिर क्या होता है? द घोस्ट आर इंक्रीजिंगली, हाँ फिर क्या होता है? विच असिस्ट ऑथर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू कम अप विद स्टोरी आइडियाज। वो असिस्ट करते थे ऑथर को। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना, ये वाली लाइन जरूर लिख के जाना कि राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो का पार्ट होती है हेलन, जो हेल्प करते हैं स्ट्रगलिंग राइटर्स को। However, the ghosts are increasingly frustrated with people using Ouija board. Ghost ना frustrated है ये जो Ouija board यूज करते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि people manipulate them. वो उनको मैनिपुलेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बार बार बुलाते हैं। As they feel they are being manipulated and called upon too frequently. बार बार उन्हें बुला के परेशान करते हैं भूतों को। The ghosts are even threatening to go on strike. बार बार गोस्ट बोलते हैं कि किसी को बार बार बुलाओ तो आ जाता है, प्रकट हो जाता है। अगर ये गलती से भी लाइट गई ना भाई साहब, ठीक है, तो गोस्ट क्या करते हैं? वो उन्हें बल्कि धमकी देते हैं कि भाई हम तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, भाई स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो गोस्ट क्या धमकी देते हैं कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे अनलेस, जब तक कि पीपल स्टॉप यूजिंग दीज बोर्ड, जब तक लोग ये बोर्ड यूज करना बंद नहीं कर देते। हेलन विजिट्स द राइटर टू डिलीवर दिस मैसेज, और हेलन यही बताने राइटर के पास आई थी कि आई विल डेफिनेटली हेल्प यू राइटिंग गुड स्टोरीज, बट यू गाइज एंड यू हैव टू स्टॉप पीपल यूजिंग ओइजा बोर्ड एज पीपल मैनिपुलेटर्स एंड दे जस्ट कॉल they call us frequently and which we don't like. We will go on a strike. हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे. Meanwhile, the writer's wife Lavinia has recently bought an Ouija board. अब कहानी यहां से शुरू होती है. लवीनिया ने क्या किया है?
She has bought an Ouija board. लवीना कौन है मेरा बच्चा? लवीना कौन है? वाइफ ऑफ राइटर। उसने क्या परचेज कर लिया? एक ओइजा बोर्ड या ओया बोर्ड उसने परचेज कर लिया, भूतों को बुलाने वाला। And insist on dragging her husband into an Ouija board session with friends। बल्कि उसने एक पार्टी रख ली Ouija board की सेशन की अपने दोस्तों के साथ। The game is interrupted when Helen the ghost interferes, making Lavinia furious। अब वो पार्टी तो रख लिया, अब आ जाती है हेलन। हेलन कहती है ट्रेटर 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 जॉन ट्रेटर जॉन ट्रेटर। भाई ये सुनते ही इसकी तो हवा खराब हो जाती है, क्या मैं मेरे को ट्रेटर कह रही है। अब सब सुन लेते हैं कि जितने भी लोग बैठे होते हैं कि जॉन को ट्रेटर कहा है, और सारे उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं लवीनिया के, वो कहते हैं जॉन को ट्रेटर का है। और भाई ये सुनते जॉन तो लाइब्रेरी की तरफ भाग जाता है स्टोरी लिखने। लेकिन अगली मॉर्निंग उसको पता चल रहा होता है, उसको थोड़ी देर बाद पता चल रहा होता है कि भाई उसकी वाइफ तो पूरी अपना सेट हो गई है भाई, जाने के लिए घर छोड़ के वो पूरा सूटकेस लेके जा रही कि मैं तो जा रही हूं। लवीनिया फ्यूरियस हो जाती है। She becomes suspicious of her husband's connection to Helen and accuses him of having an affair, threatening to leave him। वो कहते तुम्हारा हेलन के साथ चक्कर है, अब तो मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा, आज से सब कुछ खत्म। The cook also expresses her fear of the Ouija board and threatens to quit her job। जो कुक होती है लटोलिया, वो भी कहते हैं कि नहीं मेरे को भी डर लग रहा है, जादू टोने टोटके से मैं भी छोड़ के जा रही हूं। To resolve the situation, Lavinia instructs the cook to get rid of the Ouija board। Lavinia कहती है Ouija board से पार पाओ, इसको जला डालो, और ग्लिडोली जो होती है वो जला डालती है। Once the board is removed, everything returns to normal। और फिर बाद में everything returns to normal हो जाता है, सब कुछ normal हो जाता है। The ghost Helen also leaves them in peace as Lavinia promises not to use the Ouija board again। Lavinia promise करती है मैं Ouija board दोबारा से कभी यूज नहीं करूंगी, और जो हेलन है वो भी शांति से चली जाती है। This settled, the writer receives a burst of inspiration and with Helen's he embarks on his next writing project। उसके बाद राइटर भी खुश हो जाता है, उसको भी इंस्पिरेशन मिल जाती है, बहुत अच्छी वो गोस्ट स्टोरीज लिख देता है। ये छोटी सी कहानी थी, नॉर्मल सी कहानी थी। अभी इसके हमने मेन लाइफ तो याद तुम्हें ऐसे ही हो गई होंगी यार। अब कुछ और इसके क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें ये और पक्की हो जाएगी। आइए जल्दी से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। देखो, डज द नरेटर लाइक राइटिंग गोस्ट स्टोरीज? सपोर्ट योर आंसर। क्या नरेटर को गोस्ट स्टोरी लिखना पसंद था? बिल्कुल नहीं पसंद था। नो, द राइटर वाज नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग गोस्ट स्टोरीज एट ऑल। ही हिमसेल्फ सेज आई डिड नॉट स्पेशलाइज इन गोस्ट स्टोरीज। इतना तो सबको समझ में आ गया। राइटर डज नॉट लाइक राइटिंग गोस्ट स्टोरीज। व्हेनेवर ही सैट डाउन टू राइट अ गोस्ट स्टोरी, ही हैड नॉट द शेड ऑफ एन आइडिया। ही हैड चेज्ड द इंस्पिरेशन इन वेन फॉर मंथ्स व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग गोस्ट फिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस ऑल शोज दैट द नरेटर वाज दो नेचुरल एंड एक्सीडेंटल गोस्ट फिक्शन राइटर। ठीक है, वो नेचुरल नहीं था, वो बहुत ज्यादा फिक्शनल क्या कहते हैं एक्सीडेंटल राइटर बन गया था गोस्ट का, वरना उसको कोई शौक नहीं था। व्हाट मेक्स हेलन द गोस्ट एंड हर अदर को गोस्ट ऑर्गेनाइज द राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो? उन्होंने राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो क्यों बनाया था हेलन उसके गोस्ट ने? किसकी हेल्प करने के लिए? टू असिस्ट द स्ट्रगलिंग राइटर हु वांट्स टू राइट स्टोरीज, हु वांट्स टू राइट गोस्ट स्टोरीज। यही तो था, हाँ जी यही था। हेलन एंड अदर को ऑर्गेनाइज द राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो बिकॉज दे फेल्ट देयर वर मेनी राइटर्स विदाउट आइडियाज, हाउएवर with a vulnerable mind who were looking for an inspiration to write ghost stories, the bureau would assign a ghost to such a writer so that she could write good ghost story। यही तो हम भी लिखने वाले थे कि to help or assist the struggling writer who wants to write good ideas and good ghost stories not having good ideas। इतना ही तो था। हाँ जी सर, आगे बढ़ सकते हैं। Why had Helen the ghost been helping the narrator write ghost story? Why was she going on strike? What condition did she place for providing continued help? उसने उसकी हेल्प क्यों की थी? क्योंकि वो पूरा हमें पता ही था कि उन्होंने ब्यूरो बना रखा था, ये जो अभी हम रिपीट कर रहे थे। अच्छा, वो किस बात के लिए उसने स्ट्राइक पे जाने के लिए बोल दिया था? ओइजा बोर्ड को बैन करवाने के लिए। बिकॉज ओइजा बोर्ड से प्रॉब्लम क्या होते थे? ओइजा बोर्ड डिस्टर्ब करते थे, मैनिपुलेट करते थे, फ्रीक्वेंटली बुलाते थे, इसलिए उन्होंने उस पे स्ट्राइक पे जाने के लिए बोल दिया था। ठीक है जी, और देख लो एक अच्छा सा क्वेश्चन। व्हाई डज जॉन वांट द गोस्ट टू डिसअपियर बिफोर हिज वाइफ अपीयर्स ऑन द सीन? व्हाट इंप्रेशन ऑफ हिज वाइफ्स कैरेक्टर डू यू फॉर्म फ्रॉम हिज वर्ड्स? वो हेलन को जब पहली बार हेलन आती है ना तो वो कहता है जाओ जाओ मेरी बीवी आ रही है, ऐसा क्यों बोलता है? उससे पता चलता है उसकी वाइफ बहुत पॉजिटिव है, बहुत उस पर डाउट करती है, डाउट सस्पिशियस रहती है, बहुत सेंसिटिव है, और इसलिए वो उससे डरता है। ये तो बात है। लवीनिया, जॉन्स वाइफ, इज अ जेलस लेडी। जॉन डज नॉट वांट हेलन टू बी सीन बाय हिज वाइफ फॉर फियर ऑफ complications in his married life. His wife is oversensitive and the sight of a ghost in her house will affect her badly. Lavinia is basically a lady who is a spendthrift and socialite, spending her time in parties and friends। वो जो पार्टी और फ्रेंड में अपना टाइम वो व्यस्त रहती थी, बहुत खर्चीली थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, और वो ये सब नहीं पसंद करती थी। ठीक है। Why does the narrator hesitate to be a partner to Laura Hinkle during the Ouija board
पार्टी। ये कुछ नया, ये छोटा सा, पहले हमने मोटा मोटा देख लिया, छोटी सी डिटेल और देख लेते हैं। भाई किसके बारे में बात हो रही है? लॉरा हिंकल के बारे में। हेलन द गोस्ट हैड आस्क्ड द नरेटर टू इन्फ्लुएंस हिज फ्रेंड्स टू स्टॉप यूजिंग द ओइजा बोर्ड। हेलन ने कहा था कि तुम अपने फ्रेंड को, राइटर साहब, मना कर दो ओइजा बोर्ड यूज करने से। It was only on this condition that Helen promised to help the narrator to write ghost stories. इसी कंडीशन पे हेल्प की बात हुई थी। हाँ जी, if Helen sees him now himself trying to communicate ghosts through Ouija board, he fears how and what she would do to him. That is why the narrator was reluctant to be a partner to Laura Hinkle during the Ouija board party. तो लॉरा हिंकल जो उसी जो पार्टी हो रही थी वहां पे ओइजा बोर्ड की, उसमें उसका पार्टनर बनने से हिचकिचा रहा था नरेटर, क्योंकि उसे पता था कि उसे ट्रेटर बोल देगी वो, और ट्रेटर वो बोल भी देती है। क्लियर है? हाँ जी। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। डू यू अग्री विद द नरेटर कॉलिंग द असेंबली ऑफ विमेन मैनिपुलेटर्स? गिव रीजंस। आपको क्या लगता है कि नरेटर ने सबको मैनिपुलेटर कहा था जब हेलन आ गई थी? तो आप इससे अग्री करते हैं? ठीक है, गिव रीजन। Assembly of women were rightly called manipulators by narrator as they were successfully and craftily manipulated the spirits. वो spirits को manipulate ही तो कर रहे हैं, परेशान ही तो कर रहे हैं। The way in which they brought report about Helen's statement about the narrator calling him traitor seemed like manipulation to him. उनको ऐसे narrator को लगा था कि उसको जो narrator जो जितने भी फ्रेंड, यहाँ से कट लगते बोलते हैं, नरेटर को लगा था कि भाई उसने मैनिपुलेटर, यहाँ से कट लगाते, नरेटर को लगा था कि नरेटर ने जब नरेटर को ट्रेटर कहना शुरू कर दिया था हेलन ने, तो सबको ऐसा लगने लगा था जैसे नरेटर ने कुछ गलत काम किया था, वो उसका अफेयर था हेलन के साथ। इस वजह से उसकी गलत छवि बना दी गई थी, मैनिपुलेट कर दिया गया था उसके बारे में उसकी वाइफ को। तो इस वजह से उसने उन सबको क्या कहा था? मैनिपुलेटर कहा था। साथ ही वो हेलन को और बाकी गोस्ट को भी परेशान कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, बुला रहे, तो वो मैनिपुलेटर उसका कहना बिल्कुल ठीक था। वाई इज जॉन्स वाइफ एंग्री? व्हाट डज शी डिसाइड टू डू? जॉन की वाइफ क्यों एंग्री हो गई थी? उसको शी गॉट सस्पिशियस, उसको क्या हो गई? सस्पिशियस हो गई थी। उसको लगा था कि माय हस्बैंड जॉन हैविंग अफेयर विद हेलन एंड शी डिसाइडेड टू लीव द होम। वो घर को छोड़ने के लिए शी डिसाइडेड टू गो टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस। शी आल्सो डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड। कह देता भाई वकील को बुला लूंगी। Why does John wish he were dead? जॉन ने यूं क्यों कहा था कि काश मैं मर गया? तो इसलिए कहा था उसका, क्योंकि उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी, उसकी नौकरानी छोड़ के चली गई थी, उसको लोग ट्रेटर समझ रहे थे, उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे और वो बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गया था। दैट्स वाई। ठीक है, बाकी दोस्तों प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें से अब तुम कर लोगे। मोटा माटी छोटा छाटी हमने सब कुछ कर लिया, इधर उधर का इसका सब देख लिया। प्यारा सा चैप्टर था, बहुत कुछ इसके अंदर है नहीं। एक दो छोटी छोटी चीज अगर रह भी गई होंगी तो मैं आपको इसके PYQs भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, एक बार प्रैक्टिस करके सब समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है कि इस बड़े से चैप्टर को कंपाइल करके आपके सामने रखूं। एग्जाम में अगर चॉइस आता है तो एक बड़े भाई की एडवाइस है, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन को एक बार को स्किप कर सकते हो। रीजन, क्योंकि जो बाकी चैप्टर्स है वो ज्यादा इजी है। द लेटर बहुत इजी था, हमने उससे पहले जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पढ़ा वो भी बहुत अच्छा था। तो वो ज्यादा अच्छे हैं, आसान है, और अभी जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे वो और आसान है। इसलिए जो छोटा चैप्टर है, जो आसान चैप्टर है, उसको ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना मेरा बच्चा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले पटोल बाबू। भाई बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। लिखा किसने? सत्यजीत रे ने। भाई साहब सत्यजीत रे भाई फिल्म इंडस्ट्री का बहुत जाना माना नेम है, क्योंकि ये फिल्म मेकर है, फिल्में बनाते थे, बंगाली फिल्म। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है सत्यजीत रे, और उन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है। बड़ा प्यारा कैरेक्टर है। कौन है? पटोल बाबू के नाम से है ये। पटोल बाबू है कौन, जरा वो देख लेते हैं। अरे तुम्हें समझ में आ जाएगा ये समझते कि पटोल बाबू कौन है। 52 ईयर्स ओल्ड है पटोल बाबू, सर पे बाल नहीं है, एकदम चिकने हैं, बाल्ड हेडेड है, शॉर्ट हाइट के हैं। ठीक है, अच्छे नेचर के आदमी है, प्यारे से, लेकिन हमेशा ना ही हैड स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग। भाई रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ी दिक्कत ही उठाई है इन्होंने, बहुत सारे इन्होंने काम ट्राई किए। पता है क्या क्या इन्होंने एज एन इंश्योरेंस सेल्समैन भी काम किया था। उससे पहले 5 साल तक तो इन्होंने अपनी एक छोटा सा स्टोर खोला था। यहाँ लिखा नहीं मैंने, एक स्टोर भी खोला था इन्होंने। क्या? एक स्टोर भी खोला था इन्होंने, खुद का वैरायटी स्टोर इन्होंने खोला था, वो 5 साल बाद बंद कर दिया था। एक बंगाली फर्म में भी काम किया था, वहां भी इनका ज्यादा चल नहीं पाया मामला। तो इन्हें काफी काम चेंज किए थे और इनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं बचा था। अब पटोल बाबू के पड़ोस में 3 घर छोड़ के कोई शख्स रहते, तो उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारे लिए ना एक एक्टिंग का ऑफर है, एक बंदा भेजूंगा, वो आएगा और वो तुम्हें काम बता देगा, छोटा सा एक रोल करना है। एक्टिंग का शौक शुरू से था भाई पटोल बाबू को। अब पटोल बाबू को क्या ऑफर मिलता है, कौन आता है, क्या होता है, वही पूरी कहानी है। इसके अंदर जो मेनली कैरेक्टर है बैरन मलिक है, जो कि उस मूवी के डायरेक्टर है जिसमें अभी एक्टिंग करेंगे पटोल बाबू। ठीक है, चंचल कुमार उसके एक्टर है। कौन है? चंचल कुमार उसके एक्टर है।
उसमें मेन एक्टर कौन है? चंचल कुमार है। आदत के बढ़िया है। एक है गोगोन पकरशी। अब ये पकरशी, अब इनका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, इनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि नाम है किसी का। तो गोगोन पकरशी जो है वो पटोल, जो हमारे पटोल साहब है, पटोल बाबू, उनके मेंटोर है भाई, उनके गुरु हैं, इनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। उनकी उन्हें एक बात याद रहती है। वो क्या बात है? वो कहते थे ईच वर्ड स्पोकन इन अ प्ले इज लाइक अ फ्रूट इन अ ट्री। वो कहते थे कि भाई जो भी तुम बोलते हो ना एक प्ले के अंदर, वो बिल्कुल ऐसा ही है, हर एक वर्ड ऐसा ही है जैसे कोई पेड़ पे एक फल लगा होता है। ऑडियंस को नहीं पता होता कि तुम क्या बोलने वाले हो, सिर्फ एक्टर होता है जिसको ये पता होता है कि वो क्या बोलेगा। तो कोई भी रोल करो, कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता, तुम्हें अपना 100% देना है। तो उनको ये बात समझ में आई हुई थी। तो पटोल बाबू को ये बात तो बहुत क्लियर हो चुकी थी। अब देखते हैं पटोल बाबू की क्या है कहानी। भाई ना मजा आ जाए ना, ना मजा आ जाए तुम तो तब कहना, ना मजा आ जाए तो कहना। बड़ी मजेदार कहानी हमारे पटोल बाबू की। आ जाओ जी पटोल बाबू पढ़ लेते हैं। आ जाओ जी पटोल बाबू, ये रहा हमारे पटोल बाबू। बड़ा मजा आएगा। पटोल बाबू थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आ जाओ। पटोल बाबू लिव्ड इन कैलकाटा एंड हार्ड वर्कड इन अ कंपनी फॉर 9 years। कहां रहते थे? कैलकाटा में रहते थे, और इन्होंने 9 साल तक बहुत मेहनत की थी, ठीक है। एंड हैड वर्कड इन अ कंपनी फॉर 9 years अंटिल ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू दी वॉर। और बाद में उनकी जॉब छूट गई थी। आफ्टर ट्राइंग वेरियस जॉब बिजनेसेस अनसक्सेसफुली, हिज कजिन सजेस्टेड दी जॉइन दी स्क्रैप आयरन बिजनेस। जब सारी जॉब वॉब छूट गई, काम धंधे सारे फ्लॉप हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, तो इनके कजन ने कहा कि तुम एक कबाड़े के काम में, लोहे के कबाड़ के काम को ज्वाइन कर लो। ये कहानी थी इनकी कि स्क्रैप आयरन बिजनेस में तुम ज्वाइन कर लो। वन डे पटोल बाबू वाज अप्रोच्ड बाय निशिकांतो घोष। निशिकांतो घोष जो इनका पड़ोसी था, who informed him that his brother-in-law Naresh Dutt, who worked in the film industry, needed a short bald-headed man around 50 years of age for a film role। वो जो मैंने बता भी दिया आपको कि इनका पड़ोसी होता है, वो कहता है कि भाई उसके ब्रदर इन लॉ को ना एक ऐसे शख्स की जरूरत है, एक ऐसे एक्टर की जो कि 50 साल का हो, थोड़ा छोटी हाइट का हो, इस तरह का हो। वो पूरा बता देता है। पटोल बाबू वाज ऑफर्ड द पार्ट ऑफ ए पेडिस्ट्रियन एंड ही एक्सेप्टेड इट। अभी नहाने ही जा रहे होते एकदम नॉक नॉक की आवाज है, ठक ठक ठक। वो इनका ब्रदर लॉ नरेश दत्त आता है, वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे रोल है और ऐसी इस जगह पे मिल जाना, आपको किसी स्टूडियो आने की जरूरत नहीं है, आप इस जगह पे मिल जाना। इस जगह पे जब आप आ जाओगे, इस एड्रेस पे आ जाओगे, वहां मैं आपको पूरा समझा दूंगा। अब पटोल बाबू पहुंच जाते हैं भाई बताए हुए एड्रेस पे। वहां वो देखते हैं, उन्हें वो नजर ही नहीं आता। उन्हें तो उस लड़के के अलावा कोई और पता ही नहीं था, नरेश दत्त के अलावा कोई पता ही नहीं था कि कोई और भी है वहां पे। किसी को जानते तो थे नहीं, भीड़ लगी हुई थी, डायरेक्टर थे, क्राउड था, एक्टर थे, सब लोग थे। अब पटोल बाबू पहुंच चुके हैं। पटोल बाबू अब पहुंच चुके हैं। अब पटोल बाबू क्या करते हैं देखते हैं आगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग पटोल बाबू फिल्ड विद नर्वस एक्साइटमेंट अराइव्ड एट द शूटिंग लोकेशन। शूटिंग लोकेशन पे अराइव कर जाते हैं, फैराडे हाउस जहां उसका नाम था। हाउएवर ही वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही वाज हैंडेड जस्ट अ सिंगल लाइन। बाद में वहां एक लड़की होती है जो स्टाफ होती है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर समझ लो, ज्योति नाम होता है, वो उसको कहती है हाँ जी ग्रैंडपा कह के बुलाती है उनको। उनसे कहती है कि हाँ जी आ जाओ, आपका रोल ये है, आपको ना एक पेडिस्ट्रियन का रोल है, एक राहगीर का रोल है, और आपकी जो लाइंस है मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत इंतजार कराते हैं इनको पटोल बाबू को। फाइनली इनको इनकी लाइन बताई जाती है। लाइन क्या होती है जी? लाइन क्या होती है? लाइन सिर्फ इनकी होती है ओह। हाँ सही सुना आपने, इनका पूरा डायलॉग यही होता है ओह। ये सोचते हैं कि लाइन मिलेगी और बाद में लाइन के नाम पे मिलता है, सिर्फ ओह बोलना है आपको। अब क्या होता है? व्हेन ही वाज हैंडेड जस्ट अ सिंगल लाइन, द वर्ड ओह, फीलिंग डिजेक्टेड का मतलब तो निराश होना, बहुत डिजेक्टेड फील करते हैं। ही गॉट डिसअपॉइंटेड। ही रिकॉल्ड द एडवाइस ऑफ हिज फॉर्मर मेंटोर मिस्टर पकरशी। अब इनको पकरशी की जो इनके मेंटोर थे, गुरु थे, उनकी बात याद आ जाती है। हु हैड टोल्ड हिम नेवर टू अंडर एस्टिमेट एनी रोल एंड ऑलवेज गिव हिज बेस्ट। एग्जाम की लाइन मेरा बच्चा, मेरे चंदा, मेरी चांदनी, कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनी रोल एंड गिव योर बेस्ट। उनकी ये बात याद आ जाती है कि कभी भी कोई रोल छोटा नहीं होता, आपको अपना 100% देना, अपना बेस्ट देना है। वो ये कहते हैं इंस्पायर्ड बाय दिस मेमोरी। अब उन्हें ये बात याद आती है, फिर इंस्पिरेशन मिलती है इनको। पटोल बाबू बिगेन प्रैक्टिसिंग हिज लाइन, एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टोन्स एंड इमोशंस। अब उसमें पटोल बाबू को कहते हैं कि भाई मूछ लगा लो, तो मेकअप मैन आता है, वो मूछ भी लगाता है उनके रोल को थोड़ा सा और वजनदार बनाने के लिए। वो फिर मजाक में कहते भी मेकअप मैन से, अरे ये मूछ गिर तो नहीं जाएगी? तो कहेगा नहीं मूछ नहीं गिरेगी, हंसी मजाक भी हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि यार ये इस रोल की गहराई में जाऊंगा मैं, ये ओह को ही कुछ अलग तरीके से बोलूंगा। उसके लिए क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ओह की ही प्रैक्टिस करते हैं। कभी तो ओह को बहुत हल्के बोलते हैं ओह, कभी बहुत तेज बोलते हैं ओह, कभी खींच के बोलते हैं ओह, और कभी शॉर्ट बोलते हैं ओह ओह
ओ ऐसे ऐसे करके ना वो कोई ही ना अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। कभी पिच को, टोन को डाउन करते हैं, कभी हाई करते हैं, ओ ऐसे करके बोल रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ओह वो इस्तेमाल करते हैं उस छोटे से एक ओह को फीलिंग देने के लिए, उसमें अपने एक्सप्रेशन डालने के लिए, अपनी जान डालने के लिए वो सारे ओह ट्राई कर रहे होते हैं। बाबू began practicing his line, experimenting with different tones and emotion, different tones और emotion, क्योंकि उनका रोल ये था कि वो रागीर है और वैसे खड़े हुए हैं, सामने से एक्टर आएगा और उनकी टक्कर होगी आपस में और कहेंगे ओह। अब वो ये सोचते हैं कि ओह बोलना कैसे है। आ जाते हैं आगे, क्या होता है, realizing that even a single word could be delivered in various ways, he put his full effort into the performance। मेरे बच्चा मेरे साथ बोलो, realizing, ये realize करते हुए that a single word, even a single word can be delivered in various ways, कि वेरियस वेज में डिलीवर किया जा सकता है सिंगल वर्ड भी। ही पुट हिज फुल एफर्ट, अपना पूरा एफर्ट देते हैं इनटू दी परफॉर्मेंस में। हिज डेडिकेशन एंड पैशन फॉर द रोल लेफ्ट हिम सो सेटिस्फाइड। अब क्या होता है, अब वो उनका टर्न आता है कि हाँ अब सीन होगा, सीन शुरू होगा। वो डायरेक्टर जो होते हैं, डायरेक्टर का नाम क्या है, डायरेक्टर का नाम मलिक साहब होता है। कांगे जी बैरन मलिक साहब। मलिक ही बोल रहा हूं मैं तो, मुलिक हो तो अलग बात है, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा उनका नाम क्या था। ये बैरन मलिक जो थे वो उनका एडवाइस करते हैं। पटोल साहब कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में अगर न्यूज़पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डायरेक्टर भी बहुत बड़े आदमी है, वो भी कहता है अरे भाई न्यूज़पेपर तो यार, सही कह रहा है न्यूज़पेपर तो, कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जा रहे होंगे, फिर टक्कर होगी और फिर कहेंगे ओह। ये सीन डिसाइड होता है कि ये सीन रखते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले पटोल साहब डायरेक्टर साहब से कहते हैं एक रिहर्सल हो जाती तो अच्छा रहता। उस पर डायरेक्टर कहते हैं नहीं भाई, बादल आ रहे हैं और ये सीन ना मैं सनलाइट में लेना चाहता हूं जहां सूरज की रोशनी हो, ठीक है, तो बादल आ रहे, इसलिए वो रिहर्सल को तो मना कर देते हैं। अब चंचल कुमार आ रहे हैं उधर से। चंचल कुमार कौन है, एक्टर जो है, जो मेन लीड है मूवी की। और पटोल साहब अब ऐसे खड़े हुए हैं। अब भाई उधर से चंचल कुमार चले, 4-5 कदम चंचल कुमार दूर, 4-5 कदम पटोल साहब दूर। पटोल साहब सोचो सर पे बाल नहीं है, छोटे हैं, मूछें लगा रखी हैं, मोटे हैं, 50 साल के आदमी, 52 साल की उम्र है, चलते हुए आ रहे हैं। और चलते वो रागीर है, रागीर ऐसे चलते हुए आ रहे, ऐसे आ रहे, और फिर होती है टक्कर, सर से उनके माथे की टक्कर हुई और आवाज आती है ओह, और वो ऐसे आवाज आती है। पटोल साहब कट बोलते हैं डायरेक्टर। पटोल साहब कहते हैं, बहुत एंशियसली पूछते हैं डायरेक्टर से, सही था, कट है? कहते हाँ बढ़िया एकदम, इसमें कोई कहने की बात है, बहुत बढ़िया था। पटोल साहब यही तो सुनना चाहते थे। पटोल साहब उनको, नरेश दत्त उनको ऐसे कोई नहीं मारता कि आप वहां पहुंचो मैं आपको पैसे करवाता हूं, पैसे भी तो लेने थे। अब पटोल साहब चले जाते पान की दुकान के पास साइड में खड़े होने के लिए, लेकिन नरेश दत्त जाके देखते हैं कि पटोल साहब कहाँ गए, पैसे देने थे उनके। पटोल साहब वहां नहीं होते। पूछो क्यों नहीं होते? He was so satisfied with his performance that he didn't take a single penny। वो इतने सेटिस्फाई होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से कि वो कोई पैसा लेते ही नहीं। The role left him so satisfied with his performance that he chose not to accept the payment, believing that doing so would diminish the value of his performance। Wow, what a beautiful स्टोरी। और मुझे लगता है ये रियल लाइफ स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि सत्यजीत रे फिल्म मेकर है बहुत बड़े, ऐसे बहुत से लोग टकराते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, जो अपने आप में एक कैरेक्टर होते हैं, उनके लिए पैसे से बढ़कर बहुत चीजें होती हैं। वही पटोल बाबू थे। पटोल बाबू ने उस ओह के लिए, एक ओह में ऐसी जान डाली, ऐसी परफॉर्मेंस करी, इतना दिल से उसको किया कि उनका मन ही नहीं हुआ कि यार इस काम के पैसे लूं। काम के पैसे लूंगा तो काम छोटा हो जाएगा रे। वाह 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 सर, काम के पैसे लूंगा तो काम छोटा हो जाएगा रे। जैसे तुम्हारा भाई तुमसे कोई पैसा नहीं लेता, अगर मैं तुम्हें ये पढ़ाने के पैसे लेने लग जाऊं तो मेरी इस क्लास की, इस टीचिंग की वैल्यू, इसकी कीमत छोटी हो जाएगी, इसकी कद्र कम हो जाएगी, मेरे काम की वैल्यू कम हो जाएगी, काम बिक जाएगा। वो मैं नहीं कर सकता भाई, इसलिए मैं भी तुमसे कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ आर्ट है। पढ़ाना एक आर्ट है। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता हूं। एक आर्टिस्ट अपनी कला का सौदा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा भाई अपनी कला का सौदा नहीं करता। वो टीचिंग के पैमाने को और ऊंचे लेके जाना चाहता है, इतना ऊंचा लेके चले जाना चाहता है कि दुनिया कहे कि टीचिंग तो ये होती है भाई। एक बात मैं अपने बारे में तुम्हें बता देता हूं, अपने और बहन भाइयों से और सबसे भी कहना ये बात, अपने माँ बाप को भी बताना, अपने बहन भाइयों को भी बताना, क्या
मैं शायद नहीं, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, मैं इकलौता, पूरे भारत में इकलौता एक ऐसा एजुकेटर हूं, एक ऐसा टीचर हूं जो सिर्फ फेमस अगर है, जितना भी है, तो अपनी टीचिंग की वजह से। या तो लोग मुझे नहीं जानते, अगर जानते तो यूं कह के जानते कि आप इंग्लिश बढ़िया पढ़ाते हो, आपसे हमने लेटर सीखा था। और यही मेरा असली मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि लोग मुझे जाने मेरे काम से, कि मेरे प्यार से, कि हाँ आप सच में प्यार करते हो हमसे। अगर मेरी ये भावना तुम तक चली गई, बस मैं खुश हो गया। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो भावुक हो ही जाता हूं मैं भी। आज तो पटेल बाबू की छोटी सी कहानी थी। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है पटेल बाबू के, और मजेदार क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आज जी पटेल बाबू कहां गए दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज पटेल बाबू रिगार्डेड एज अ सिंसियर एंड डेडिकेटेड आर्टिस्ट? सिंसियर डेडिकेटेड क्यों थे भाई? उन्होंने बहुत रिहर्सल की थी एक सिंगल लाइन के डायलॉग ओहो को बोलने के लिए, उसको इन्होंने इम्प्रोवाइज किया, उसके लिए खूब प्रैक्टिस की, डिफरेंट टोन्स और डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ उन्होंने एक सिंगल डायलॉग को बोलने की कोशिश की। ये दिखाता उनका डेडिकेशन, ये दिखाता उनका प्यार आर्ट्स की तरफ, अपनी आर्ट की तरफ, अपने शौक की तरफ, अपने काम की तरफ। ऐसे हमें लिखना है कि पटेल बाबू इज रिगार्डेड एज अ सिंसियर एंड डेडिकेटेड आर्टिस्ट as he rehearses carefully, thinks deeply about the emotion behind the dialogue and performs with full commitment. His dedication proves that true artists value perfection and honesty in performance rather than fame or money. Last में हम ये भी बोल सकते हैं, he did not accept any money for his performance. उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया था. That shows his true love towards his art. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what message does the story पटेल बाबू फिल्म स्टार convey to students एंड रीडर्स? क्या मैसेज करते हैं कि भाई हम आपको अपनी आर्ट के प्रति क्या होना चाहिए, अपने काम के प्रति क्या होना चाहिए? डेडिकेटेड होना चाहिए, आपको उसको अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उसको परफॉर्म करना चाहिए. तो सिंपली यही हम लिखेंगे, द स्टोरी टीचर्स दैट नो वर्क इज स्मॉल इफ इट इज डन विद प्रिसीजन, डेडिकेशन, कमिटमेंट. हाँ जी, इट एनकरेजेस रीडर्स टू रिस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज, रिमेन सिंसियर एंड फोकस ऑन योर वर्क. ठीक है, एंड यू शुड नॉट कंसिडर मनी ओवर एवरीथिंग. आपको मनी को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए. यू शुड गिव योर बेस्ट टू योर वर्क. ठीक है, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, उसको रिस्पेक्टफुली करना चाहिए. अपॉर्चुनिटी का आपको भरपूर यूज़ करना चाहिए. ठीक है, तो ये इसमें हमें मैसेज दिया गया. Describe Patel Babu's preparation before delivering his dialogue. उनकी प्रिपरेशन क्या थी? He has rehearsed, yeah, he has tried so many times a single line with different reactions and expressions and tones. उन्होंने ये तो किया था. Patel Babu practices the word O in different tones and emotions. Imagine, अब एग्जाम बच्चों का बहुत कॉमन डाउट रहता है कि सर जो हम आंसर लिखें वो कैसे लिखें, कौन सी लाइन लिखें. देखो मेरे मुंह से भी क्या निकला था, डिफरेंट टोन्स एंड इमोशंस. ये निकला था क्योंकि ये इसका क्रक्स है, ये इसका कीवर्ड है. एग्जामिनर ये चेक करेगा ये लिखा है कि नहीं. अब चाहे लाइन का लिखने का तरीका पैसिव वॉइस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में, फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे यहां पे लिखा है इन्होंने कि पटेल बाबू प्रैक्टिसेस द वर्ड ओ. मैंने लिखा था रिहर्स बोल दो, रिहर्स भी सही था, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी सही, लेकिन डिफरेंट टोन्स एंड इमोशन जरूर होना चाहिए. इमेजिन द सिचुएशन ऑफ कोलिजन, प्लान्स हिज बॉडी मूवमेंट एंड इवन सजेस्ट होल्डिंग अ न्यूज़पेपर. उन्होंने इंप्रोवाइज भी किया था, यानी सीन को और अच्छा ही बनाया था कि सजेस्ट किया था डायरेक्टर साहब को, मलिक साहब को, मलिक या मुलिक जो इनका नाम था, कि भाई क्या करना है आपको कि इसके अंदर ना एक न्यूज़पेपर भी रख लेते हैं, कि मैं न्यूज़पेपर कैरी करके रख रहा हूं, ऐसे पढ़ रहा हूं, ऐसे होल्ड करके रख रहा हूं. तो उन्होंने इस तरह से इसको परफॉर्म किया था. Why did Patel Babu leave without informing anyone after the shooting? वो ऐसे बिना बताए किसी को क्यों चले गए थे? Because he did not want to accept the money for his performance as he was so satisfied after giving his best. वो परफॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, इसलिए वहां से चले गए थे. आफ्टर परफॉर्मिंग सक्सेसफुली पटेल बाबू एक्सपीरियंसेस डीप आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन. उनको एक सेटिस्फैक्शन हो गया था आर्टिस्टिक वाला. ही फील दैट दिस इमोशनल फुलफिलमेंट इज मोर वैल्यूएबल देन मॉनेटरी पेमेंट या मनी और पब्लिक एप्रिसिएशन. देयरफॉर ही क्वाइटली लीव्स द प्लेस रिफ्लेक्टिंग हिज ह्यूमिलिटी एंड डिग्निटी. वो ये क्या दिखाता है, झलकलाता है कि उनके अंदर कितना ज़्यादा डिग्निटी थी, कितने ज़्यादा वो उनके अंदर वैल्यू थी अपने काम को लेके, कितना डेडिकेशन था, कितना सेटिस्फैक्शन था कि उन्होंने मॉनेटरी चीज़ों को या मनी को ऊपर ना रखते हुए परफॉर्मेंस को ऊपर रखा था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ पटेल बाबू इंस्पायर यंग लर्नर्स?
सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कैसे डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, परफॉर्मेंस के लिए जो परफेक्शन आपको देने की कोशिश करनी चाहिए, गिव योर बेस्ट देना चाहिए। ये ही तो दिखा रहा है ना कि पटोल बाबू इंस्पायर लर्नर्स टू रिमेन हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, डिटर्मिन्ड and sincere whatever task they receive. His attitude shows that success is not measured by the size of the opportunity but by the dedication with which one performs it. तो इस तरह की लाइंस कॉमन ही हो सकती हैं, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अपनी तरफ से भी आप बना के लिख सकते हो कि सिंसियरिटी सिखाता है, डिटर्मिनेशन सिखाता है, और क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए, डेडिकेशन है, ये सब इसके अंदर लिखना था। पटोल बाबू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें लगेगा नहीं यार कि तुम फंस जाओगे। तुम जानते हो पटोल बाबू कौन है यार, पटोल बाबू ने क्या किया है तुम जानते हो। बस इसके अंदर ये इसका आगा पीछा ऊपर नीचे सब हमने अच्छे से देख लिया। जैसे उन्होंने ओ को बोला था ना, ओ ओ ओ, हर तरह से उन्होंने बोल के देख लिया था, ऐसे हमने भी पटोल बाबू की जो पूरी कहानी उसको अच्छे से इधर उधर से हर जगह से देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, वर्चुअली ट्रू। वर्चुअल का मतलब जो रियल नहीं है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है। हाँ जी, कंप्यूटर गेम से रिलेटेड है, जहां पे एक लड़का है जिसका नाम है सेबेस्टियन शुल्स। इसको लिखने वाले कौन है? पॉल स्टीवर्ट। नाम याद रखना, एक बार कमेंट में स्पैम कर दो, याद रह जाएगा। पॉल स्टीवर्ट ने क्या लिखा है? वर्चुअली ट्रू। अब सेबेस्टियन शुल्स नाम का एक 14 इयर्स ओल्ड लड़का है। कितनी उम्र है इसकी? 14 है। कितना है? 14 इयर्स है, 14 साल का लड़का है। इसका क्या हुआ है? इसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ही किसमें चला जाता है? ये कोमा में चला जाता है, COM में, कोमा के अंदर है, ये रहा कोमा में। कौन है? सेबेस्टियन शुल्स नाम का एक लड़का है। ओनली मिरेकल कुड सेव हिम। उसे अब मिरेकल ही कोई बचा सकता है। अब मिरेकल क्या होता है वो सुनो। इसको बचाने में जिसका हाथ है वो है माइकल। माइकल भी क्या एक लड़का है, वो गेम्स खेलने का उसको बड़ा शौक है, ठीक है। वो इसको बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? यही मजेदार सी कहानी है वर्चुअली ट्रू की। आ जाओ दोस्तों, बड़े आराम से प्यार से इसको देखते हैं। दिस स्टोरी फॉलोज अ बॉय नेम माइकल हु इज पैशनेट अबाउट कंप्यूटर गेम्स। माइकल नाम का एक लड़का है, एक सेबेस्टियन नाम का लड़का है। तो माइकल जो होता है वो, उसके फादर भी कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, नए नए कंप्यूटर लाते रहते हैं। ऐसे ही माइकल को भी इंटरेस्ट है गेम्स खेलने में। His father, who also enjoys the latest technology, buys him new gadgets and accessories during a trip to a computer fair. They purchase a variety of computer gear, including several new games. अब वो एक कंप्यूटर फेयर में जाते हैं, वहाँ से कई तरह के कंप्यूटर और गियर्स वगैरह खरीद लेते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। उसके फादर को भी शौक होता है। As Michael plays these games, he notices that they are unlike anything he has played before. वो जब नए नए गेम्स लाता है तो गेम जब वो खेलता है तो उसको लगता है यार ये काफ़ी डिफरेंट गेम्स हैं। इतने डिफरेंट गेम्स उसने पहले कभी नहीं खेले थे। वो खुश होता है कि यार दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, के वो डे बाय डे इन्हांसमेंट हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलने को मिल रहे हैं। आ जाते हैं। In each of the games such as Wild West, Dragon Quest and Jailbreak, there is a companion character who is ultimately killed by the end of the game. This character begins sending message to Michael's printer asking for help. वो बहुत सारे गेम्स खेलता है, उसी में कुछ गेम्स वो ट्राई करता है और उनमें हार जाता है, और जिसमें एक लड़के को रेस्क्यू करना होता है, जान बचानी होती है। वो लड़का दिखाया वो कौन है? सेबेस्टियन नाम का लड़का है। सेबेस्टियन शुल्स, वो जो कोमा में, वो गेम के अंदर है, वो गेम के अंदर, ये गेम खेल रहा है, वो गेम के अंदर है, और वो ना इसको एक नोटिफिकेशन भेजता है, मैसेज भेज रहा है कि प्लीज यार एक बार मौका दो, मुझे बचा लो यार, प्लीज मुझे बचा लो यार, एक बार ट्राई करो, मुझे रेस्क्यू कर लो, मुझे रेस्क्यू कर लो। एंड में वो हिंट भी देता है तुम हेलीकॉप्टर से मुझे रेस्क्यू कर लो। क्या कहता है? इनिशियली माइकल अज्यूम्स दिस इज जस्ट अ फीचर ऑफ द न्यू गेम्स। पहले उसको लगता है कि एक फीचर है नई गेम का, क्या ऐसे आके मैसेज आ जाता है। हाउएवर अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट अ मिरेकल रिकवरी ऑफ अ बॉय कैचेस हिज अटेंशन। लेकिन जानते हो होता क्या है? वो फाइनली उसे बचा लेता है। फाइनली माइकल सेबेस्टियन को गेम के अंदर बचा लेता है। वो बचा के भूल जाता है उसको। हाँ सेबेस्टियन था, कंपेनियन था, एक खेलता था साथ में, ठीक है, कैरेक्टर था, ठीक है, खत्म हो गई बात। लेकिन उसे ना एक बार न्यूज़पेपर नजर आता है। उस न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी खबर लिखी होती है, मिरेकल। मिरेकल क्या हुआ कि 14 साल का एक लड़का जो कोमा में था, एक्सीडेंट होने के बाद वो कोमा से बाहर आ गया और उसका नाम सेबेस्टियन। ओ भाई, वो माथा पकड़ के बैठ जाता है, वो कांपने लगता है उसके हाथ पर कि यार ये कैसे हो सकता है? सेबेस्टियन को तो मैं जानता हूं, तो कैरेक्टर था गेम के अंदर। अब क्या होता है? द बॉय इन द रिपोर्ट रिसेंबल्स द कैरेक्टर फ्रॉम हिज गेम एंड माइकल बिकम्स क्यूरियस। द रिपोर्ट रिवील्स दैट द बॉय नेम्ड सेबेस्टियन हैड बीन इन एन एक्सीडेंट व्हाइल प्लेइंग द साइको ड्राइव गेम। सारी कहानी वही होती है कि एक जो लड़का होता है सेबेस्टियन नाम का, 14 साल का, वो एक साइको ड्राइव गेम खेलते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोमा में चला जाता है। हैड बीन इन एन एक्सीडेंट व्हाइल प्लेइंग द साइको ड्राइव गेम व्हिच कॉज्ड हिज मेमोरी टू बिकम
ट्रैप्ड इन द गेम सिस्टम लीविंग हिम इन अ कोमा, और जिसकी वजह से उसकी जो मेमोरी है वो गेम सिस्टम में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है और वो कोमा में चला जाता है. It turns out that the games Michael bought at the fair were the very same ones stolen from Sebastian car at the time of the accident. बहुत चांसेस ये थे कि जो गेम खरीद के लाया था, पहले गेम ऐसे नहीं होते थे सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले, पहले वो डिस्क वगैरह आती थी ना, उस तरह से गेम खेला जाता था. जैसे आज भी वो होते हैं ना, कौन से होते हैं वो जो आप जॉयस्टिक के साथ खेलते हो, वो वाले जो गेम्स होते हैं, क्या बोलते हैं, तुम लोगों को तो मुझसे ज़्यादा पता है, गेम के शौकीन हो. ठीक है, तो पहले उस तरह की आती थी, सीडीज भी आती थी, कैसेट्स भी आते थे, तो उस टाइप के गेम्स आते थे. तो जो गेम माइकल लेके आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टोलन थे, किसी ने चुरा लिए थे गाड़ी में जब वो खेल रहा था सेबेस्टियन वहां से. माइकल देन हेल्प हिज कंपेनियन एस्केप फ्रॉम द वॉर जोन गेम विच फ्री सेबेस्टियंस मेमोरी. अब माइकल ने वो गेम खेल के सेबेस्टियन को फ्री करा दिया था, उसकी मेमोरी को फ्री करा दिया था. Thanks to Michael's efforts, Sebastian awakens from his coma and expresses his gratitude for being rescued from the virtual world. अब वो उसको थैंक यू करता है, मैसेज भेजता है, और मैसेज में थैंक यू होता है कि माय फ्रेंड तुमने मेरे को बचा लिया. वो उसका मैसेज शांति से पढ़ लेता लास्ट में. तो ये सारी कहानी किसको पता थी? सिर्फ माइकल को पता थी, सेबेस्टियन को पता थी कि कैसे उन दोनों, वो गेम में फंसा हुआ था सेबेस्टियन और माइकल ने उसकी हेल्प करी थी, उसको बाहर निकाला था. और ये बात सुनने में बहुत अटपटी है, अजीब है, लेकिन यही सच था. यही हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वर्चुअली ट्रू. आइए दोस्तों, अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. बहुत आसान सा चैप्टर था, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था. आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या क्वेश्चन है. आइए जल्दी से देख के इसको भी फिर हम खत्म कर लेते हैं. इस दौरान कट कर देना एडिटर साहब, लंबी वीडियो नहीं जानी चाहिए. क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर व्हाट हैड हैपेंड टू सेबेस्टियन शुल्ज. न्यूज़पेपर के हिसाब से सेबेस्टियन को क्या हुआ था? ही वाज इन कोमा. सेबेस्टियन शुल्ज वाज बैडली इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट. हिज कंडीशन was described by doctors as critical but stable. In spite of doctors' efforts, Sebastian could not regain consciousness. उसे consciousness नहीं आई, होश में नहीं आ पाई, and only miracle could save him. सिर्फ miracle ही उसको बचा सकता था. He went into coma. Dad's nutty about computers. What evidence is there to support this system? Dad nutty है कंप्यूटर के बारे में. इससे आपको क्या समझ आ रहा है? The narrator's father was most crazy for computer, for he bought a lot of such things at the computer fair. उसके फादर को बहुत शौक था, उन्होंने कंप्यूटर के और गैजेट्स वगैरह वहां से खरीदे थे फेयर से. he bought a Pentium processor. अरे P4 नहीं होता था, P4 P5 होता था. पुराने प्रोसेसर हैं यार, अब तो जमाना बदल गया है. Pentium प्रोसेसर, रैम 1.2 GB, हार्ड डिस्क ली थी, 16 स्पीड CD रोम्स लिए थे, स्पीकर्स लिए थे, प्रिंटर, मॉडम और स्कैनर वगैरह लिए थे. In what way did the second game seem very real? अब पहले हमने मोटा मोटा देख लिया, अब छोटा छोटा देख लेते हैं कि सेकंड गेम रियल बहुत क्यों लगा था. द सेकंड गेम वाज ड्रैगन क्वेस्ट. ये था, द नरेटर फेल्ट दैट ही वाज रियली वॉकिंग इन द ड्रैगन कासल. भाई रियल लग रहा था, ऐसा लग रहा था वाकई में ड्रैगन के कासल में जा रहा है, उसके महल में जा रहा है, उसमें जा रहा है, वो जो बना हुआ है उसका घर. वेयर दे वर बीइंग परस्यूड बाय द ड्रैगन, या ड्रैगन भी था. द नरेटर फेल्ट इट वाज लाइक अ रियल चेज एंड इवन फेल्ट दैट ड्रैगन्स हॉट ब्रीथ ऑन हिज फेस. उसको बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ड्रैगन की जो गर्माहट है वो उसके मुंह पे आ रही है. ठीक है, तो रियल था, बिल्कुल रियल फील हो रहा था. उसका कासल जो था वो बिल्कुल रियल लग रहा था. ओके, एक ये देखो, व्हाट वाज माइकल्स थियरी अबाउट हाउ सेबेस्टियन हैड एंटर्ड द गेम्स. माइकल की क्या थ्योरी थी कि सेबेस्टियन कैसे एंटर किया था उस गेम के अंदर. अकॉर्डिंग टू माइकल, सेबेस्टियन वाज प्रोबेबली प्लेइंग दोस गेम्स व्हेन ही बैंग्ड हिज हेड इन द एक्सीडेंट. जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो गेम खेल रहा था, वो साइको ड्राइव गेम खेल रहा था. द कंप्यूटर हैड सेव्ड हिज मेमोरी इनटू इट्स ओन. कंप्यूटर से उसकी मेमोरी को सेव कर लिया. माइकल बॉट अ लॉट ऑफ गेम्स एट द फेयर, सम ऑफ देम वर द स्टोलन वंस ऑफ सेबेस्टियन. माइकल ने वो गेम्स बहुत सारे खरीदे थे जिसमें से कोई सा गेम सेबेस्टियन का था जो चोरी हुआ था. व्हेन माइकल वाज प्लेइंग those games, the computer was trying to retrieve Sebastian memory. सिंपल कि कंप्यूटर क्या ट्राई करने लगा था, सेबेस्टियन की मेमोरी को रिट्रीव करने लगा था. ठीक है, तो और वेयर वाज सेबेस्टियन व्हेन ही स्पोक दीज वर्ड्स. सेबेस्टियन कहा था, वो कहा था ब्रोकन अ जेल विद द हेल्प ऑफ माइकल, वाज ऑन द रूफटॉप. वो कहा था रूफटॉप पे था, उसने तभी ब्रोकन जेल को ब्रेक किया था. व्हाट वाज हिज आइडिया एंड व्हाट वाज, ये तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, इजीली तुम कर लोगे, इनमें तो बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है. ये देख लेते हैं. हाँ, Michael's meetings with Sebastian Schulz had been a chance meeting. Where had it taken place and how? Michael की उससे मीटिंग कहाँ हुई थी? गेम के अंदर हुई थी, बहुत चांस मीटिंग हुई थी. आप देख लेते हैं. Michael चांस मीटिंग with Sebastian had taken place in the virtual world. Virtual world में हुई थी. He had met Sebastian for the first time in a game called Wild West. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहले वो जो गेम खेला था कौन सा? Wild West में उसकी पहली मीटिंग हुई थी. He was playing the sheriff. There was an altercation. Altercation बोलते हैं झड़प को. Black-eyed Jed and he was going to meet him out of the saloon. Before
Before he could go, he saw another sheriff, very different from the other computer images. Later he discovered it had been Sebastian Schultz. बाद में उसे पता चलता है वो another sheriff क्या था, वो Sebastian Schultz था, ठीक है. What kind of computer fascinated Michael and his dad? किस तरह के कंप्यूटर उनको फैसिनेट करते थे? Pentium 150 मेगा प्रोसेसर, ये सब तुम लिख ही लोगे, आसानी बार बार सेम ही रिपीट हो रहा है. 256 रैम वाला, 1.2 GB हार्ड डिस्क वाला, 16 स्पीड. अरे मुझसे ज्यादा तेज हो तुम इन सब चीजों में. Describe the first place Michael was virtually transported. पहली प्लेस कहां थी जहां ट्रांसपोर्ट हुआ था माइकल? The first place Michael was transported was the time period between American Civil War and end of the 19th century. ये छोटी छोटी बात है जो हमें याद रख लेनी है कि माइकल कहां पे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट हुआ था, कहां भेजा गया था गेम खेलते हुए में, कहा था अमेरिकन सिविल वॉर और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में था, ठीक है. What help did Sebastian Schultz ask Michael for? किस चीज की हेल्प मांगता था वो? रेस्क्यू की हेल्प मांगता था कि उसको रेस्क्यू कर दो. तो सिंपल सा था. Sebastian was in the virtual world when his accident took place. As a result, he got stuck there. He encountered Michael in this virtual world. He wanted Michael to rescue him. एक ही लाइन का आंसर था तरीके से, तो दो तीन तो हमने खामखा बनाई है. आंसर तो ये था जो हमने शुरू में बोल दिया था. He wanted to rescue him. कि वो चाहता था कि उसको रेस्क्यू करे. Why did Michael fail in rescuing Sebastian Schultz the first time? फर्स्ट टाइम क्यों नहीं रेस्क्यू कर पाया था? भाई क्या हुआ था? माइकल हैड फॉलोड सेबेस्टियन थ्रू द चेस एंड दे एंडेड अप इन द सलून. सलून में पहुंच गए थे. देन सेबेस्टियन dived out and both were sitting on the horseback chased by men on horseback. Sebastian told Michael to keep his head down but he himself was shot by a bullet. वहां पे उसको बुलेट मार दी थी, बुलेट से शॉट कर दिया था, खुद को ही उसी का मर गया था. गेम ओवर हो गया था. स्लम्बिंग नियर हिम बिफोर माइकल कुड डू एनीथिंग द गेम गॉट ओवर. गेम ओवर हो गया था. 2-3 बार तो गेम ओवर हो गया था. उसके बाद जेल ब्रेक में उसने उसको लास्ट टाइम बोला था कि भाई मुझे क्या करो, मुझे तुम हेलीकॉप्टर से सेव करने की कोशिश करो, और उससे फिर बाद में वो उसको सेव कर लेता, रेस्क्यू कर लेता है. अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी. अगर कोई दिक्कत है, तुम्हारा भाई यहीं बैठा है, कोई टेंशन नहीं है, और अच्छे से और चीज़ों को भी कर लेंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं. अब तक हमने इतना कुछ किया है. अभी कौन सा मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी तो इसके ड्रामा बच्चे हैं. क्या बच्चे बच्चा? इसके ड्रामा, जो तुम्हारे 2 ड्रामे हैं ना, ड्रामे, और जिसमें एक तो बहुत ही प्यारा है, जूलियस सीजर है ना, तो 2 ड्रामे तुम्हारे बच्चे और 5 पोइट्री बची हुई है. तो उसकी वीडियो मैं सोच रहा हूँ एक साथ दे दूंगा तुम्हें. ये दोनों की वीडियो तुम्हें एक साथ दे दूं, है ना. ये हो गई और 2 वो वीडियो हो गई. ग्रामर तो तुम्हारी सेम ही है ना कम्युनिकेटिव वालों, ग्रामर तो तुम्हारी भी सेम ही है ना. तो ग्रामर का तो तुम्हारा भाई एक लाइव लेक्चर ले चुका है. बाकी और लाइव लेक्चर में कब लेने वाला हूं? डायमंड सीरीज में ग्रामर का भी लेक्चर होगा, तो 17, 18, 19, 20 यहां मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं. तो इसी में ग्रामर का लेक्चर भी तुम अटेंड कर लेना, कोई टेंशन वाली बात है नहीं. ये मेरी कोशिश थी. ये सारी फाइल तुम्हें मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए भी, और ये सारी जो चीजें, ये देखो जो नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन बनाए प्यारे प्यारे से, ये तुम्हारी बहुत मदद करेंगे मेरा बच्चा, ठीक है. ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा. आज मेरी कोशिश थी तुम्हारी कम्युनिकेटिव को अच्छे से एक अलग स्टाइल में प्यार से कवर करने की. मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें यार आज की ये मेरी कोशिश जरूर पसंद आई होगी. अभी पूरी रात हो गई, सुबह के 6:28 हो रहे हैं. इसको शूट करते करते रात बीत गई यहाँ पर, क्योंकि मैं बड़े मन से ये काम कर रहा हूँ. मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा कि बस ऐसे जल्दी जल्दी लगा दो, निपटा दो. नहीं नहीं नहीं, प्यार से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में अच्छा कर पाए. अब तुम्हारा काम शुरू होता है. तुम इसके PYQs लगाओ, जो छोटी छोटी चीजें कुछ अगर रह भी गई हैं इधर उधर की, तो क्वेश्चंस के थ्रू, जो PYQ के क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन, उनके थ्रू हम उसको पिक करेंगे. यही हमारी कोशिश रहती है ना. पहले मोटा मोटा देख लो, फिर छोटा छोटा देख लो, और उसके बाद में बारीक बारीक देख लो कि कोई हल्का फुल्का सा पॉइंट एग्जाम में बाद में आता है. तो अब आपको प्रैक्टिस करके दिखानी है, और जल्दी ही कोशिश करूंगा कल या परसों ही मैं तुम्हें इसके दोनों ड्रामे और पोएट्री वो दे दूंगा, ठीक है. सो दैट विल बी माय ट्राई. ये मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए पूरा कंपाइल करने की. वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय बाय.